उशिरा आलेल्या कोणाला असेल तर त्यांनी नावं लिहून द्या. कोण नंतर आले म्हणजे आपण काय केले, हा कोर्स पूर्ण झाल्याच्या नंतर ज्याला कोणाला काम करायचं असेल सोसायटीत मॅनेजर म्हणून वगैरे तर त्यांची नावं एका दुसऱ्या पेपरवरती लिहिली. तर कोण लेट आला असेल विशाली तुझं नाव असेल आणि विशाली को मैनेजर मत बनाओ, उसको तो पढ़ाओ सर. अभी अकाउंट्स का वर्किंग है वो वर्किंग. मैंने अभी एग्जाम देने को बोला उसको. हाँ नहीं दिया उसने. सरांना भेटता तुम्ही क्या है ये? मैनेजर के लिए काम करना. जिसको एलएलबी करना है मेरे को मिलो. हाँ मैं पूरा आपको प्रॉपर कहाँ जाना है क्या करना है वो बताऊंगा. और जिसको नहीं करना है उसको कराऊंगा, वो भी आ जाओ मेरे. सर कितने साल में खत्म होगा? और एलएलबी करना है तो बराबर से पढ़ाई करेगा तो 3 साल. बराबर से पढ़ाई करेगा. हाँ एलएलबी करना है तो भी आ जाओ. यस यस आ जाओ मेरे. इवनिंग क्लासेस, हाँ इवनिंग लेक्चर्स. एक मैंने क्या किया मैंने आपको बताता हूँ. आपको एक छोटा सा 1-2 मिनट का किस्सा बताता हूँ. मैं ना 25 साल गाड़ी चलाता था. 26 इयर्स ड्राइव करता था, गाड़ी से ही ड्राइव करता था. लास्ट 1.5 साल से मैंने गाड़ी छोड़ दिया चला. आपने शायद मेरे को 1.5 साल पहले मेरा फिगर देखा नहीं होता. राहुल सर ने भी शायद देखा, याद नहीं. इसने मेरे को 2 साल पहले देखा ना तो मेरा 18 किलो कम हुआ 2 साल. हाँ श्रीकांत को मालूम. श्रीकांत हाँ क्या देखा था? फोटो देखा. वजन 95 किलो था मेरा. 95 किलो था. अभी मेरा 81 किलो. 14 किलो कम हुआ. क्यों कम हुआ? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में कर रहा है. मैं अभी आप सोचेंगे ये सब क्यों बोल रहे हैं, हम लोग तो एलएलबी का पढ़ाई के बीच में ना है. मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करना शुरू किया लास्ट 1-1.5 साल 1.25 साल. गाड़ी कंप्लीटली मैंने ड्राइव करना छोड़ ही दिया क्योंकि डॉक्टर ने भी क्या हुआ उसका भी एक वजह है. रात को जब काम खत्म करके घर पे जाता है तो सेल्फ ड्राइवर गाड़ी 3-4 बार ऐसा हो गया कि मेरा आग लग गया और डेंजरस सिचुएशन से बचा. कुछ हुआ नहीं बट वो एक ही सिचुएशन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में रात को 10:30 बजे बिना कोई गाड़ी का और वो कनेक्टर है, वो बीकेसी में चेंबूर में रहता हूँ तो अंधेरे से चेंबूर जाने के लिए वो कनेक्टर में 2 बार जस्ट विस्पर से बच गया. आग लग गया था मैं तो किधर भी ठोक सकता था वो कनेक्टर के ऊपर. एक जैसा ही सरीका है ना, कुछ आराम से ऐसे दबा के 100 की स्पीड में जा रहा है. तो मैं डॉक्टर ने भी बोला कि एक्टिविटी ये नहीं है वो भी खत्म करो और मेरा ये रिस्क फैक्टर भी लगा मुझे और मेरे को ड्राइवर नहीं रखना. और पहले ड्राइवर था, मैं ड्राइवर को निकाल दिया. वो सब अलग रीजन छोड़ दो. तो फिर मैं खुद अभी ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ. ट्रेन से ट्रैवल करके अभी अपने पास अच्छा सुविधा है, एसी ट्रेन आया तो मैं एसी ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ. कंफर्टेबल है एकदम. ऑपोजिट डायरेक्शन में भीड़ भी नहीं रहता. जाने अंधेरी और रात को आना नहीं है. तो उधर बच्चे लोग आता है बेचने के लिए, पेंसिल ले लो, रबर, बुक्स ले लो. तो मैं उनको हर आदमी मेरे से डरते हो, मैं भी सब पहचानते हैं बच्चे लोग. वो कोई भी उधर से दूर आएगा मैं उसको बुलाता हूँ कौन सा क्लास में कौन से स्कूल में, और 2-3 को बुक्स दिया पढ़ने के लिए, फिर 3-4 को उसका फीस भरने के लिए दिया पैसा 2 बार. तो अभी उन लोगों को बोला इकट्ठा करो 15 लोग और जो रात शाम का जो 8:30 का जो एसी अंधेरे से जो छूटता है वो एसी में तुम लोग आ जाओ 10 बच्चे लोग. हम लोग लास्ट कंपार्टमेंट में बैठते हैं और आधा घंटा चर्च गेट जाके वापस अंधेरे आने तक पढ़ाऊंगा. अगर आपको ऐसा कुछ ज्वाइन करना है तो मेरे को ज्वाइन करो. मैं पढ़ाऊंगा चाहिए क्योंकि टाइम उतना है जितना ट्रैवलिंग में है ना उतना टाइम यूटिलाइज हो जाए. क्योंकि उसके सिवाय टाइम निकालना भी मुश्किल है थोड़ा. क्योंकि आई लीव होम एट 7 in the morning and reach home at 10. मेरे पास टाइम का सच्ची में पाबंदी है बिकॉज मेरा एलएलएम का सेकंड फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो सुबह कॉलेज जाता हूँ. उसके बाद मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरा पीजी डिप्लोमा चल रहा है आर्बिट्रेशन में तो वहाँ जाना रहता है. फिर उसके बाद ऑफिस, फिर उसके बाद शाम को 8:39 निकलूंगा तो ये सब एक्टिविटी करके घर जाते रहते 10. संडे को आपके साथ में हूँ या इधर नहीं हूँ तो और किसी के साथ में, मतलब साथ में मतलब लेक्चर बोलेगा किसके साथ. आपका नहीं भरोसा नहीं है बोलेगा. तो अगर किसी को आके मेरे साथ में पढ़ना है तो मैं भी पढ़ूंगा साथ में आपका. क्योंकि मेरा अभी वो प्री डॉक्टरेट का चल रहा है सब्जेक्ट चूज करने का. इधर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पीएचडी करूं या फिर रेरा में करूं तो अभी चॉइस है. अभी 6 महीने में समझेगा क्योंकि मेरे को गाइड चाहिए उसके साथ. तो आज अभी मेरा कॉलेज में गाइड मेरे को
मेरे को मिल गया जो रेरा में जिन्होंने अभी पीएचडी खत्म की डॉक्टरेट, तो मेरा सब्जेक्ट है रेरा, थोड़ा कुछ जानता हूँ रेरा में, तो मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा सब्जेक्ट एलएलएम का कॉन्स्टिट्यूशन था, बट मैं अभी शिफ्ट करके रेरा में जाऊँ क्या सोच रहा हूँ। तो एनीवेज मैं ये बताने का वजह ये था कि पढ़ना है तो आप आ जाओ, बट आपको ट्रेन में पढ़ना पड़ेगा। ऐसी ट्रेन, अच्छा ट्रेन, मजा आता है। कभी कभी ज्यादा भी ठंड हो तो स्वेटर वेटर डालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्यों बोल रहा था, वो मैडम जो है वैशाली ना, मैं पहले दिन मिला तो आई फाउंडर वेरी एंटरप्राइजिंग, तो इसके लिए उनको मैंने बोला कि आप बाकी से ये सब छोटा मोटा काम छोड़ दो और अटैक करो, मेन अटैक करो। आपको एलएलबी करना है तो करना, अभी वो करने वाले नहीं करने वाले मुझे नहीं मालूम, मैं इंस्पायर कैसे करूँ आपको पता नहीं, बट आपको करना है। और वैसे इधर जो लोग बैठे हैं ना, ज्यादातर सब लोग 35, 40, 45 के ऊपर ही ऊपर ना, बराबर है ना। तो हमारे पास, आपके पास, इसके पास, मैं एक्चुअली आई मैं इंजीनियर की क्वालिफिकेशन, मैंने मेरा कंप्यूटर साइंस किया है 1994 में। उसके बाद मैं आई वाज वर्किंग फॉर मोटोरोला फॉर 5 years एज अ कस्टमर सपोर्ट मैनेजर 95 से लेकर 2000 तक। फिर मोटोरोला वो इंडस्ट्री मिल गया, बंद हो गया तो छोड़ दिया। उसके बाद आई वाज एन एंटरप्रेन्योर डूइंग लॉजिस्टिक्स, फूड वगैरह बहुत कुछ, हिंदुस्तान लीवर, डाबर वगैरह के साथ में काम करता था एज अ कंसल्टेंट। तो वो फिर डिमोनेटाइजेशन ये वो वगैरह होने के बाद वो भी प्रॉब्लम हो गई, तो देन आई चोज दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को 20 साल का एडवोकेसी में एक्सपीरियंस है, मेरे को खाली 5-6 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, उससे ज्यादा नहीं है। बट कॉरेस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हैं। नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप ज्वाइन करो, क्योंकि ये उम्र में अगर आपको, क्योंकि मैं 25-30 साल के बाद वापस इंजीनियरिंग में जा नहीं पाया, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस इतना एडवांस आगे बढ़ गया कि मैं जीरो वहाँ पे किधर भी जाता तो मेरे कुछ भी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता था। तो मैं दैट वाज नॉट द ऑप्शन टू कम बैक टू मेन स्ट्रीम, तो मैं ये किया 2015-16 में। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि इस उम्र में, वो आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपको तो करना ही है। तो ये अगर किसी को अगर लगता है कि कुछ करियर के हिसाब से मैं रिटायरमेंट के बिना, मैं जब तक फिट फिजिकली और मेंटली फिट हूँ, मैं एंगेज रहूँ मैं काम में, तो इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें एज लिमिट है। तो आपके पास दूसरा प्रोफेशनल सीए बन सकते हो, अगर किसी को बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हो, बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत मुश्किल है पढ़ना, प्रैक्टिस करना इजी है, पास होना मुश्किल है। इधर उल्टा है, इधर पास होना इजी है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है। तो आप ये पास हो सकते हो, तो ये मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर किसी को करियर करना है कुछ अलग से तो एलएलबी करो। खर्चा कितना है? खर्चा कुछ नहीं है, साल का 30-35 है, 3 साल का लाख 1.25 लाख रुपया पकड़ लो। बट सर लेकिन वेस्टर्न सबब में मानसी करके उसने अभी की है, और वो मुझे बोली थी कि इसके बारे में आगे कैसे कर दिया है ना, हो गया है ना। नाही ना मानसी, तू सांग ना सरांना काय मला विचारत होतीस ते. वो तो अभी वो एडवोकेट कोर्स की है ना, करियर करना है तो क्या एक करियर इंडिविजुअली बाद में बात करता है, 1-to-1 तरीके में। इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन जो है आपके पास, अगर लगता है कि आप मैनेजर का जो करने आए हो कर रहे हो, वो सब है, अच्छा बात है, आप करो, सब कुछ है, बट आपके पास ये भी ऑप्शन है, ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि ये इस वाले प्रोफेशन में काफी कुछ आप सोसाइटी को दे सकते हो। इतना मैं बोलूं, मैं कमाने के हिसाब से या पैसा के हिसाब से बहुत देखा, बहुत किया, सब कुछ सब लोग ने किया है लाइफ में, बट एक सोसाइटी को वापस देने के हिसाब से, लोगों में एक चेंज लाने के हिसाब से एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है मेरे हिसाब से। लोग एडवोकेट को कैसा मानते हैं मुझे नहीं मालूम, बट मैं एज एन एडवोकेट क्या करता हूँ मुझे पता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। नहीं तो मैं आपके सामने नहीं बैठता था ना, आके क्यों बैठूं? आपके जैसा कितने सारे जगह पे लेक्चर देता हूँ, इंस्टीट्यूट्स में देता हूँ, क्यों देता हूँ? मेरे को नॉलेज अगर शेयर नहीं करना किसी के साथ में, तो मैं अपना काम देख के, संडे के दिन भी मेरे बहुत क्लाइंट आता है मिलने के लिए, मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए मेरे को, नहीं आता, नहीं चाहिए। वो जस्ट एक ऐसा एक रिफ्लेक्ट करो अंदर बैठ के, उसको क्या बोलते हैं, अंदर से एक सेल्फ
रियलाइजेशन के हिसाब से आप सोचो और कर सकते हो. इट इज नॉट नथिंग डिफिकल्ट. सब लोग कर सकते. एवरीबॉडी इन दिस क्लासरूम कैन कंप्लीट योर एलएलबी. कोई 3 साल में करेगा, कोई 4 साल में करेगा. सर लेकिन विच इज अ बेटर कॉलेज इन वेस्टर्न साइड? कोई अच्छा कॉलेज एलएलबी का नहीं है मॉम्बे में. ग्रेजुएट चाहिए. अगर कोई ग्रेजुएट नहीं भी है ना तो डोंट वरी, 5 साल का एलएलबी कर सकते हैं. 12वीं क्लास के बाद में अगर 12th स्टैंडर्ड किसी ने किया है तो भी आप एलएलबी कर सकते हो. और ये मेरे से ये भी समझ के ले लो कि एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होता है पहला. हाँ, सीईटी होता है. वो सीईटी में पासिंग मार्क्स है मिनिमम 40 कुछ है मेरे ख्याल से. बट उसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि मेरिट में आना है. अगर आपको 40 भी मिल गया ना तो कोई ना कोई कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स उतने हैं और एप्लीकेशन उतने नहीं है. तो इतना लोग कहीं ना कहीं बॉम्बे में किधर ना किधर कोई कॉलेज में मिल जाएगा. सेल्फ स्टडी है. सेल्फ स्टडी है. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भी बकवास है, मैं भी बोलता हूँ. कोई भी कॉलेज ठीक नहीं है. खाली एक दो कॉलेजेस है जो एक्चुअली पढ़ाता है. जैन कॉलेज में वहाँ जो नहीं, देखिए कॉलेज पर से हर कॉलेज के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, बट 2-3 कॉलेजेस जैसे आपने विले पार्ले में है. विले पार्ले वाला कॉलेज वो क्या नाम है उसका, दूसरा वो NMIMS वो जवान है ना. हाँ, वो कॉलेज है जहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट है, एकदम सही अच्छे से पढ़ाता है. और एक दो कॉलेजेस मैंने सुना है जो पढ़ाता है. बट बाकी सब एक जैसे ही है. आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा. बट उतना मुश्किल नहीं है. पढ़ सकते हो. प्रैक्टिस मुश्किल है ये भी मैं बोल देता हूँ, बट पढ़ना आसान है. पढ़ सकते हो. ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं. तो कितने सेमेस्टर रहते हैं? जस्ट थोड़ा अभी इतना दिया तो थोड़ा इंसाइट और दे दीजिए. 6 It's 3 Every year years. 3 years में 6 सेमेस्टर है. 6 semester. और 5 years में 10 सेमेस्टर. और 5 years में पहला 2 साल आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो भी लीगल लैंग्वेज, वो सब सब्जेक्ट्स है. उसके बाद में फिर नॉर्मल एलएलबी का कोर्स का रहेगा. फिर दोनों सेम है. 2 साल के बाद में दोनों सेम. 3rd, 4th, 5th ईयर सेम. बड़े पढ़ो. मेरे को जितना ज्यादा लोग को मैं इंस्पायर करके ऑलरेडी मैंने कुछ मेरे ख्याल से मेरे ऑफिस से 5-6 लोगों को ऑलरेडी करा दिया. वो लोग तो सब, कोई टेली मार्केटिंग में था, जिनको मालूम है, कोई कस्टमर केयर में करता, कोई अकाउंट्स में था. 5 लोग को कन्वर्ट करा दिया. भाई लोग 5 लोग लास्ट में 5 लोग पास आउट हो गए. अभी 2 लोग बाकी है. अभी हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा. 2 लोग हो जाएगा. ऑफिस के अंदर ही बोल, ऑफिस के अंदर. तो ऐसा कम से कम 20-25 लोग को तो मैंने किया है. और ऐड होएगा तो अच्छा है. मेरे को कुछ फायदा नहीं है, आपको ही फायदा. कोऑपरेटिव कोर्ट्स, अपीलेट कोर्ट. देखिए अपीलेट कोर्ट मैंने जैसा बताया, देयर इज वन ट्रायल एंड अपील्स विल गो टू अपीलेट कोर्ट. बराबर है. ट्रायल कोर्ट हमारा कोऑपरेटिव कोर्ट था. कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट इज सेकंड स्टेज. जो कोऑपरेटिव कोर्ट का ऑर्डर से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में जाना. बट रजिस्ट्रार का ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं हो तो कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में नहीं जा सकते. फिर आपको रजिस्ट्रार का अलग वो डायरेक्शन, 2 डिफरेंट रूट है. अगर आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कुछ कंप्लेंट किया और वो आपका उसका ऑर्डर से आप सहमत नहीं हो तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में नहीं जा सकते. फिर आपको रजिस्ट्रार का जो नेशनल अथॉरिटी जॉइंट रजिस्ट्रार की बात आ रहा है, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार उसको जाना पड़ेगा. या अगर उसके बाद का अपील है तो फिर मिनिस्ट्री में जाना पड़ेगा. कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास मंत्रालय में जाना पड़ेगा सेकंड अपील या रिवीजन. वो रूट अलग है. और जब जो रूट 91 में वापस 91 में आएंगे. 91 इज कोऑपरेटिव कोर्ट डिस्प्यूट्स. जो डिस्प्यूट्स 91 के अंदर कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल किया जाता है, उसका जो अपीलेट है दैट विल गो टू कोऑपरेटिव अपीलेट ट्रिब्यूनल. नेक्स्ट हायर कोर्ट. फिर उसका जो सेकंड अपील रहेगा, अगर अपील है तो हाई कोर्ट में जाएगा सेकंड अपील. अगर वो रिट पिटीशन है तो रिट पिटीशन के थ्रू वापस हाई कोर्ट में जाएगा. रिट पिटीशन और अपील का मैं वो भी आपको फर्क क्या है वो भी मैं बताऊंगा. वो थोड़ा इसके आप लोग अपील रिवीजन क्या डिफरेंस समझ लेंगे. बाद में पिटीशन और
अपील, सेकंड अपील का और रिट पिटीशन का, वो भी मैं आपको समझाता हूँ फर्क क्या है। ये शुरू का तो नहीं चाहिए, वैकेंसी कैसा एस्टैब्लिश होता है, कितना बेंच रहता है, वो सब हम लोग को नहीं चाहिए। देखिए इधर से पढ़ता हूँ 149 सबसेक्शन 9, 149 सबसेक्शन 9 मिल रहा है ना आपको? हाँ। गूगल में मिल रहा है। 149 subsection 9 states the cooperative appellate court may call for and examine the record of any proceeding in which an appeal lies to it. जो भी अपील cooperative appellate में करते हो, वो जो ट्रायल कोर्ट में जो भी रिकॉर्ड है उसके पास, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जो भी प्रोसीडिंग्स हुआ है, उसका जितना भी प्रोसीडिंग्स है पूरा पेपर कॉल करने का अथॉरिटी है इसके पास। इसके पास appellate के पास। और क्या करेगा? For the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision. Legality and propriety. Legality and propriety का मतलब क्या है? बराबर लीगल तरीके से वो पास हुआ है क्या? और propriety मतलब उस पर्टिकुलर आदमी जिसने पास किया उसके पास वो पास करने का अथॉरिटी था कि नहीं था। ये दो चीज अपीलेट ट्रिब्यूनल देखेगा। उसके बाद में फिर अपील प्रोसीड करेगा। ये अपील को मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, उसका नाम अपीलेट ट्रिब्यूनल। If in case it appears to the appellate tribunal that any such decision or order should be modified or reversed, the cooperative appellate court may pass such order thereon as it may deem just. मतलब अपील में गया, अपील फाइल किया, उसके बाद में कोर्ट को लगता है कि नीचे वाले ऑर्डर को चेंज करना है तो चेंज कर सकता है। ये क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास दूसरा भी एक अथॉरिटी पावर है कि वो वापस वो मैटर को नीचे वापस कर सकते हैं। रिमांड बैक बोलते हैं उसको, रिमांडिंग बैक। अब रिमांड वो पुलिस स्टेशन का रिमांड मत सोचो, वो अलग रिमांड है। रिमांड करता है ना, वो बोलता है इसको रिमांड में लिया है, वो जेल में पकड़ के अंदर डाला, वो रिमांड अलग है। दिस रिमांड इज सेंडिंग इट बैक टू द लोअर कोर्ट। अथॉरिटी अपीलेट के पास है, इट कैन सेंड द मैटर टू द लोअर कोर्ट अगेन कि आप रीट्रायल करो, उसको वापस बराबर से सुनो और ऑर्डर पास करो, क्योंकि मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। An order 11 point. An order passed in appeal or in revision. अभी revision क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। और in review, review भी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। याद रखना सर, revision, review, second appeal, writ petition, ये चारों मेरे को बोलना, मैं आपको बाद में बताता हूँ। Shall be final and conclusive and shall not be called in question in any civil or revenue court. वापस वही आया, पहले भी आया था कि ये मैटर्स आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हो, तो ये भी मैटर्स जो रिव्यू और अपील में गया है वो मैटर को आप वापस सिविल कोर्ट में जाके शुरू से ट्रायल नहीं कर सकते। एक डायरेक्शन आपने पकड़ा है तो वो डायरेक्शन से आगे जाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव कोर्ट कोऑपरेटिव अपीलेट में चला गया है तो सेकंड अपील उसका हाई कोर्ट में ही है। वापस आप ये नहीं बोल सकते यहाँ से फेल हो गया ना, वापस वो मैटर को सिविल कोर्ट में लेके जाओ, वो अलाउड नहीं है। वो आप you have to go to the next level. अभी ये इसमें इतना ही है, अपीलेट कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट है ये, इसके बाद वाला सेक्शन में आपको बाद में समझेगा। 151 says 150 पे रहा रिव्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट। देखिए इधर रिव्यू करके आया, इधर अपील करके नहीं आया, इधर रिव्यू आया। The cooperative appellate court may either on the application of the registrar or on the application of any party interested review its own order in case and pass in reference thereto such order as it thinks just, provided that no such application may be made by a party interested shall be entertained unless it is satisfied that there has been discovery of an important matter of evidence which after the exercise of due diligence। आपका जो सवाल था कि मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि मेरे पास ऐसा कुछ था करके, बट उस समय मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया, मैं रिव्यू के टाइम पे अपील के टाइम पे आके आपको दे रहा हूँ, तो ये पॉइंट कवर करता है आपका that even after exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at that time when the order was passed। उस समय पे ऐसा अगर कुछ होता है तो आप रिव्यू में
या फिर अपील में भी नया जो फैक्ट है आपका या नया डॉक्यूमेंट है वो आपके कोर्ट को सेटिस्फाई करना आपको कि मैं उसकी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया था तभी अभी कर रहा हूँ और देयर हैज बीन अ मिस्टेक एरर और एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, अभी रिव्यू का मतलब क्या समझ लीजिए। इसमें जो रजिस्ट्रार लिखा है ना ये रजिस्ट्रार अपना वो कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार नहीं है, ये रजिस्ट्रार कोर्ट का रजिस्ट्रार है। वो पहले आपको क्लियर करो, यहाँ पे जो रजिस्ट्रार लिखा है इट इज नॉट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, कोर्ट रजिस्ट्रार। द कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में either on the application of the registrar, application of the registrar मतलब हम रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन देता है, रजिस्ट्रार बोलता है कि इसको रिव्यू करो, क्योंकि हमारे से कभी-कभी क्या होता है कोर्ट ऑर्डर पास करता है उसमें डेट का गलती रहता है, डेट गलत लिख देता है, रजिस्टर को अथॉरिटी है। वही बोल रहा हूँ। रजिस्टर अल्टीमेटली क्या होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ना वो रजिस्टर के पास होता है। कोई भी कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रजिस्टर के पास होता है, जुडिशियल पावर इसके पास होता है, जज के पास। तो डेट कभी-कभी क्या होता है ऑर्डर देने के टाइम पे डेट गलत लिख देता है या फिर सपोज कुछ पैसा का ऑर्डर है तो 2 लाख के बजाय 20 लाख के एक्स्ट्रा जीरो आ जाता है या कुछ कम जीरो आ जाता है, कभी-कभी ह्यूमन एरर हो जाता है तो उस ऑर्डर को भी रिव्यू करना पड़ता है। वो ऐसे ऑटोमेटिकली जज के पास भेज के एक बार ऑर्डर आने के बाद ना ऑटोमेटिकली वो करेक्ट नहीं कर सकते जज उसके मर्जी से, एक प्रोसीजर है। वैसा मन मर्जी से करने लगा तो जज इधर को अगर रोज ऑर्डर चेंज करेगा ना, जज भी कर नहीं सकता, उसको खुद को ऑर्डर को चेंज भी करना है ना तो भी उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, तो उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ द ऑर्डर। तो रिव्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज मैं ऑर्डर आने के बाद मैं एप्लीकेंट हूं, मैं रिव्यू कर सकता हूं ऑर्डर। कैसे रिव्यू कर सकता हूं कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं था, मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया या फिर वो डॉक्यूमेंट ट्रायल होने के बाद में मेरे हाथ में आया बट वो इंपॉर्टेंट है ट्रायल का डिसीजन एस्टैब्लिश करने के लिए, तो आज के दिन में मैं ऑर्डर का रिव्यू चाहता हूं और उसके सामने मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता हूं, सो आई कैन रिव्यू दैट ऑर्डर। द कोर्ट कैन बाय इटसेल्फ आल्सो रिव्यू द ऑर्डर। वो कभी होता है जब रजिस्ट्रार बोलता है कि सर हमारा कुछ गलती हो गया है ऑर्डर पास करते समय, तो इसको रिव्यू करना है। आप रिव्यू करके छोटा-मोटा चेंजेस, क्योंकि रिव्यू में क्या है ज्यादातर पूरा ऑर्डर उलट-पलट होके नहीं आता, ये हमको पहले समझना है। रिव्यू में माइनर एरर ऑन द फेस जो रहेगा वही करेक्ट होगा, अनलेस एंड अनटिल आप प्रूव करते हो कि बहुत ही बड़ा कुछ चेंज हो गया है तब तक ऑर्डर ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, थोड़ा छोटा-मोटा चेंजेस होगा। तो रिव्यू का मतलब ही वही है, रिव्यू इज ऑलवेज डन बाय द कोर्ट व्हिच हैज ऑलरेडी पास्ड द ऑर्डर। रिव्यू मतलब अपील नहीं है, रिव्यू मतलब हायर कोर्ट में नहीं जाएगा। रिव्यू कहां जाएगा? जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसी कोर्ट के पास वापस रिव्यू एप्लीकेशन डालना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट। तो ये मतलब रिव्यू का मतलब वो है जो आपको लिख के रखने को बोला था। रिव्यू इज सही है मैडम, करेक्ट है, करेक्ट है ना? गलत है तो रुकाने का मेरे को। तो रिव्यू मींस रिव्यूइंग, व्यूइंग, रिव्यूइंग। तो वापस आप देखो, आपका ऑर्डर और एक बार देखो और जो भी करेक्शन है वो करेक्ट करके आप वापस नया ऑर्डर पास। तो दिस इज कॉल्ड एज रिव्यू एंड रिव्यू कैन हैपन अंडर वन सेक्शन 150। अगर कोऑपरेटिव कोर्ट या अपीलेट कोर्ट ने आपका ऑर्डर पास किया है और उसके बाद आपको लगता है कि कुछ एरर आ गया उसमें या कुछ कंसीडर नहीं हुआ है तो आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। और रिव्यू अप्लाई करने के बाद में कोर्ट, अगर कोर्ट को लगना चाहिए कि ऑर्डर रिव्यू करने लायक है तभी रिव्यू करेगा, तभी एडमिट करेगा रिव्यू, नहीं तो रिव्यू डिसमिस भी हो सकता है और एक बार एडमिट होके भी डिसमिस हो सकता है, दोनों तरीके का। विदाउट एडमिटिंग भी डिसमिस हो सकता है कि वो बोलेगा इसमें कुछ है ही नहीं रिव्यू करने, आपका एप्लीकेशन में तो कुछ ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है जिसके हिसाब से मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं कोर्ट का, रिजेक्टेड। वो रिव्यू रिजेक्शन को अपील में लेके जा सकते हैं, आप समझे? रिव्यू ऑर्डर अगर रिजेक्ट हुआ एदरवाइज तो आपके पास हायर कोर्ट के पास अथॉरिटी है आपके पास जाने के लिए कि मेरा रिव्यू उसने सुना ही नहीं, सुने बिना रिजेक्ट, या सुना फिर भी रिव्यू नहीं किया, रिजेक्ट किया, सुना रिव्यू किया बट ऑर्डर बराबर पास नहीं किया, कई कारण हो सकता है, आपको उसके हायर कोर्ट में जाके सेकंड अपील फाइल या अपील फाइल जो भी। तो रिव्यू समझ गया, रिव्यू इज क्लियर। 150 रिव्यू तो टाइम लिमिट क्या है इसका? हां फाइल करने का टाइम लिमिट है 9 डेज। जनरली 45 डेज होता है, हाई कोर्ट में रिव्यू का 2 महीना। अच्छा अच्छा।
60 days एंडलेस नहीं है, आपको फटाफट नहीं करना पड़ेगा। उसमें सिविल और ये। क्रिमिनल का रिव्यू डेट नहीं दिख रही क्रिमिनल का रिव्यू का टाइम पीरियड बट उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 60 to 90 डेज के अंदर ही रहेगा। रिव्यू के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि कुछ चेंज नहीं होता है ना, थिंग्स आर रिमेनिंग द सेम। आप एकदम कोई पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से रिव्यू करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, फटाफट आपको रिव्यू करना है तो वो डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा और फटाफट देना पड़ेगा। ओनली स्पेसिफिक रीजन सर आपके रजिस्टर क्वालिफिकेशन क्या वो भी नहीं था, क्या था उसका नाम, वो एडवोकेट थी ना उस पे शायद एक्सपीरियंस के साथ साइड CM है। नहीं। जुडिशरी से काम किया हुआ है। मेघा करके क्या नाम है ये नहीं ज्यादातर जो कोर्ट नहीं, ये में देखते हैं ना आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क ये उसको छोड़ के बाकी सब लोग मैंने LLB बीच के बहुत सारे मैसेजेस हटा दिए ज्यादातर दिखता नहीं है, ज्यादा लोग एडवोकेट्स नहीं रहेंगे बट LLB रहेगा, मतलब वो लोग सनद वगैरह नहीं लिया होगा बट क्वालिफिकेशन उनका LLB रहेगा, नहीं तो वो समझेगा नहीं। हाँ होता है। कोऑपरेटिव 151 कोऑपरेटिव कोर्ट टू हैव पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। जो भी कोऑपरेटिव कोर्ट में चलता है आपका प्रोसीडिंग्स एकदम सिमिलर है, जो सिविल कोर्ट में आपका चलता है ना एकदम सिमिलर। आप डिस्प्यूट फाइल करेंगे, सामने वाला फिर रिटर्न स्टेटमेंट डालेगा, फिर आपको रिजॉइंडर फाइल करने को हो सकता है, फिर उसके बाद में आपका एविडेंस स्टेज आएगा, फिर आप एविडेंस फाइल करोगे, फिर एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर वो उसके बाद फाइनल रिटर्न सबमिशंस फाइल करेंगे, फिर फाइनल आर्गुमेंट्स होगा, उसके बाद में फाइनल ऑर्डर होगा। ये सिविल कोर्ट में भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है और क्रिमिनल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और कोऑपरेटिव कोर्ट भी सिविल का हिसाब से ही करता है। ये जितना जितना स्टेजेस है उतना स्टेजेस कोऑपरेटिव कोर्ट में भी होता है। इट इज एज गुड एज एक सिविल कोर्ट, वही बताता हूं 151 बोलता है, इट इज एज गुड एज अ सिविल कोर्ट। पे जुडिशियल कोर्ट जैसा है, जज है, जजमेंट। इधर क्या है, ये क्वासी जुडिशियल कौन सा अपना रजिस्टर, बट कोऑपरेटिव कोर्ट एक जुडिशियल कोर्ट, तो वहां पे जो बैठते हैं उसको जज करके बोले। ये हो गया 151। तो एक बार जज करके बोल के कोर्ट प्रोसीडिंग सिविल करके हो गया ना, तो ये सब चीजें फॉलो होते हैं। प्रूफ फैक्ट एफिडेविट डालना, इसको भी समन करके बुलाना कोर्ट में अपेयर होने के लिए, फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर मैंने बोला ना कि कुछ नया डॉक्यूमेंट्स मिला तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेके आओ, चलो परमिशन दे दो, आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। फिर कमीशन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वगैरह, ये सब ट्रायल में होता है। जितने भी ट्रायल में होता है वो सब कोऑपरेटिव कोर्ट में 152 अपील्स। अभी हमने पहला ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर हो गया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के सामने रिव्यू पढ़ लिया। अभी तक हम ट्रायल में ही थे, ट्रायल ने ऑर्डर कंप्लेंट फाइल किया, ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ट्रायल कोर्ट ऑर्डर देने के बाद हम ऑर्डर से छोटा मोटा कुछ एरर था उसको हमने रिव्यू किया। देखिए आप अब अपील को रिव्यू नहीं बना सकते हो, रिव्यू को अपील नहीं बना सकते। अब समझ जाओ कि इसमें फर्क क्या है। अभी अपील क्या है वो समझेंगे, बाद में फिर रिव्यू और अपील के बीच में क्या, क्यों रिव्यू उसी कोर्ट में जाना चाहिए और क्यों अपील हायर कोर्ट में जाना चाहिए, वो अभी आपको समझेंगे। सर ये कोऑपरेटिव कोर्ट है किधर? ये अब चर्च गेट है। हां चर्च गेट, वो केसी कॉलेज, केसी कॉलेज हां अभी आपको मालूम है वो इसका मेट्रो स्टेशन बना है, मेट्रो स्टेशन। हां इधर चर्च गेट के वो एकदम वो दिखता है अंदर मेट्रो स्टेशन, वो मेट्रो स्टेशन की जस्ट लेफ्ट में ही है, थोड़ा 1 मिनट के। आजाद मैदान के उधर स्टार बाजार है। लेकिन आजाद नहीं है, बट वो केसी कॉलेज फेमस है। दो कॉलेज केसी कॉलेज के नेबर है, बाजू में ही दो बिल्डिंग जोड़ दिया। देखिए अभी अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर और डिसीजन अंडर सेक्शन 4, 9, 11, 12, देखिए ये सब सेक्शन के अंदर अपील हो सकता है, इंक्लूडिंग अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ पेइंग कॉम्पनसेशन टू द अथॉरिटी shall lie if made or sanctioned or approved by registrar or additional or joint registrar on whom powers of registrar are conferred। ये अपील जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सिर्फ सेक्शन 91 का नहीं है, ये आप याद रखो। ये अपील हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सेक्शन 91 का अपीलेट कोर्ट का नहीं है, ये रजिस्ट्रार का अपील का है। रजिस्ट्रार के पास जो कंप्लेंट जाता है उसका अपील है।
जो जितने भी सेक्शंस ऊपर दिए हुए हैं ये सब सेक्शन का अपील जिसके पास जाना है वो लिखा है either to the registrar or to additional or to joint registrar as the case may be। कौन सा अपील किस के पास जाता है वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा हुआ है, तो वो सेक्शन रेफर करना पड़ेगा आपको। Provided that no order of stay shall be issued in respect of recovery of dues under the award issued by the liquidator unless 50% of the amount is deposited। स्टे के बारे में हम बात कर रहे थे, स्टे का लिक्विडेटर का ऑर्डर वो स्टे नहीं कर सकता है। 50% जो लिक्विडेटर का ऑर्डर है वो भरेंगे तो ही स्टे हो। हर समय स्टे अगर देना है तो जनरली ऐसा होता है कि अपील करने के लिए भी पैसा भरना पड़ता है और अपील के बाद स्टे करने के लिए भी पैसा करना पड़ता है, पैसा भरने के बाद ही स्टे हो। तो ये स्टे अपील अगर नीचे वाला कोर्ट का ऑर्डर का स्टे चाहिए आपको 50% पैसा भरना पड़ेगा, फिर बाद में ही उसका स्टे हो, तो स्टे नहीं हो। अभी आता है when an appeal against an order or decision to the cooperative appellate tribunal has been provided under the it shall lie to the cooperative appellate court। जो भी cooperative court का appeals है those appeals will always go to the cooperative appellate tribunal। registrar का it may go to joint registrar or other सब क्या था वो additional registrar और the state government में लिखा है देखो स्टेट गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री, अपील मिनिस्टर के पास भी आ सकता है। सेकंड अपील जो मंत्रालय मतलब कोऑपरेटिव मिनिस्टर है अतुल सावे थे पहले, अभी नया मेरे ख्याल से बाबूराव बाजीराव कोऑपरेटिव मिनिस्टर अभी नए आएंगे। दिलीप वळसे पाटील हाँ परसों से नया है, कल से 28 तक है, 26 या 28 तक है गवर्नमेंट। कल शपथ भी दी है। कल है क्या? कल ही है। अच्छा वानखेड़े स्टेट 24 रिपीट 2014 रिपीट 2014 रिपीट 2014 में वानखेड़े। अच्छा 2014 आई थिंक देवेंद्र विल बी द चीफ मिनिस्टर। वो तो मना कर रहे थे मैं नहीं रहूंगा। न्यूज़ है। हाँ ठीक है, तो रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव मिनिस्टर वहाँ पे वो रूट वो अलग है, बट कोऑपरेटिव कोर्ट का जो है दैट विल गो टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, डू नॉट गो टू द मिनिस्ट्री। कोर्ट का मैटर कोर्ट से ही जाए, क्वासी जुडिशियल का मैटर मिनिस्टर की थ्रू जा सकते हैं। एक मिनिस्टर भी उधर आता है, एक मिनिस्टर भी एक जज की जैसा बैठता है। बहुत सारा अपील्स में जो मैटर रजिस्ट्रेशन का हो या फिर डी रजिस्ट्रेशन सोसाइटी वगैरह वो मिनिस्टर के पास जाता है अल्टीमेट। तो मंत्रालय में हियरिंग होता है उसका और मिनिस्टर बैठा है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर जज बैठ के बैठा और दोनों पार्टी को उनके सामने आर्ग्यू करना। शुगर फैक्ट्री बंद कर। An appeal under section shall be filed within 2 months। आप पूछ रहे थे ना कितना महीने में? 2 महीने। रिव्यू का भी है टाइम, अपील का भी टाइम, हर चीज का टाइम है। अब नेवर एंडिंग नहीं होगा, 2 महीने के अंदर भरना आपको अपील फाइल करना है। इंटरिम ऑर्डर भी पास हो सकता है अपील में, जैसा टेम्पररी आपने बोला ना कि इतना ट्रायल को तो टाइम लगेगा या फिर अपील डिस्पोज ऑफ करने के लिए टाइम लगेगा, बट इन द इंटरिम मैं ऑर्डर देता हूँ ये मत करो वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टेटस को मेंटेन करो, जो भी है इंटरिम ऑर्डर भी मिल सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वो अपील के थ्रू पावर है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ये हो गया अपील के बारे में। नाउ 152 हो गया, 153 टाइम कितना होता है? 122 आज कितना बजे तक चल रहा है? 3 सवा दो 152A ये जान लीजिए 152A एक स्पेशल अपील है। ये स्पेशल अपील तभी होता है जब आपका वोटर में जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते हो वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम, और वो नॉमिनेशन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर अगर आपका रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके पास एक ही रेमेडी अवेलेबल है रजिस्ट्रार के पास जाने का अंडर वन सेक्शन 152A। ये एक ही है अपील रजिस्ट्रार के पास। इलेक्शन का बाकी सब जितने भी डिस्प्यूट्स इलेक्शन से रिलेटेड है वो आपको 91 में कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना पड़ेगा डिस्प्यूट करके,
ये एक ही चीज है जो रजिस्ट्रार को पावर दिया है, नॉमिनेशन फॉर्म रजिस्टर। तो आप याद रखिए, अगर आपके सोसाइटी में किसी का कभी भी वोटिंग के टाइम पे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको 152A के अंदर रजिस्ट्रार के पास विदिन 3 वर्किंग डेज आपको जाना है। 3 दिन ही मिलता है अपील करने, उधर 2 महीना है ना, सिर्फ 3 ही दिन मिलता है। जैसा रिजेक्ट हुआ नॉमिनेशन फॉर्म 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास देना है, और रजिस्ट्रार के ऊपर भी प्रेशर है। 10 वर्किंग डे के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल चलाएगा, 10 ही दिन दिया वो। ठीक है, ये 152A which is regarding the nomination form rejection. Now we will go to 153, extension of period of limitation by appellate authority in certain cases. In cases where which is provided under this act that an appeal may be filed against any decision or order within a specified period, the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring an appeal within such period. 2 महीना बोला उसने, 2 महीने के अंदर आप अपील फाइल नहीं कर पाए तो कुछ तो रेमेडी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं किया मतलब रिजेक्ट होगा, अपील फाइल ही नहीं कर सकते हो। तो 153 के अंदर आपको एक्सटेंशन लेना। 153 के अंदर एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, एक कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन होता है। प्लीज कंडोन द डिले। हमें कोई भी कारणवश रीजन प्रॉपर्ली रीजन देना पड़ेगा, ऐसे आलतू फालतू रीजन में कंडोन नहीं करेंगे। सैटिस्फाई करना, इसके लिए बोलता है एवरी टाइम यू हैव टू सैटिस्फाई द कोर्ट। कोर्ट को सैटिस्फाई करो कि मेरा रीजन जेन्युइन है, तो मेरा कंडोन करने के लिए प्रे करो तो कंडोन हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन एडमिट होगा, पहला आपको कंडोनेशन सुना जाएगा, बाद में अपील एडमिट होगा। कंडोनेशन की बिना नहीं, डिले कंडोन होने के बाद 154 अभी रिविजनरी पावर्स करके बोलते, रिविजनरी पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड रजिस्ट्रार। अपील अलग है, रिवीजन अलग है। अपील जो सेक्शन में अपील आपको दिया है वो, और जो सेक्शन में आपको रिवीजन दिया वो अलग है। अपील का सेक्शन रिवीजन में नहीं आया और रिवीजन का सेक्शन अपील में नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट और द रजिस्ट्रार जो मोटो और ऑन एप्लीकेशन में कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग और एनी अदर मैटर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 9 ऑफ सबसेक्शन 149। 149 क्या था भूल गया, 149 बराबर। अभी देखा ना 149 क्या है, अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट में सबसेक्शन 9 बोल रहा है। सबसेक्शन 9 क्या है, मैं कॉल फॉर एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग, वहां पे भी वही था, इधर भी वही है, बट यहाँ पे आगे बढ़ो। where any decision or order has been passed by any subordinate officer and no appeal lies। no appeal lies मतलब जो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फॉल नहीं करना चाहिए। अपील का सेक्शन में फॉल करेगा तो अपील ही है। अपील का सेक्शन के छोड़ के जो अपील में सेक्शंस मेंशन्ड है वो सेक्शन को छोड़ के अगर आपको चैलेंज करना है लोअर कोर्ट का ऑर्डर तो आपको रिवीजन मिला। क्या है वही रिवीजन, वेयर डज रिवीजन लाई, इट लाइज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ इट डज नॉट हैव अ अपील फॉर द पर्पस ऑफ सैटिस्फाइंग as to the legality or propriety of any such decision and to the regulatory of such proceeding, regularity of the proceeding, if any, if it appears to the government that the decision so called for should be modified or amended। मतलब अगर अपील का जितना भी प्रोविजन के अंदर दिया हुआ सेक्शन, वो सेक्शन को छोड़ के अगर आपको हायर अथॉरिटी के पास जाना है तो आपको थ्रू रिवीजन जाना है। इट कैन नॉट हैपन थ्रू रिवीजन एप्लीकेशन डालना। सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है। अपील और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है रिवीजन में, बट अपील में क्या है मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ता हूँ। ये आपने कोऑपरेटिव 149 में मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी। वो सेम वर्ड अगर आप अपील में देखोगे ना वो यूज नहीं किया। अपील में वर्ड यूज नहीं, आप एक 140 152 अपील्स में लीगैलिटी और प्रोप्राइटी चेक नहीं करते। उसमें जो ऑर्डर का जो कंटेंट है, जो फाइनल ऑर्डर है, उसको आप चैलेंज करते हैं अपील के लिए। बट रिवीजन जो है 154 में, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी। तो लीगली उसने प्रॉपर लीगल वर्ड
के हिसाब से उसने पास किया है, उसके पास अथॉरिटी था क्या पास करने के लिए, वो चेक किया जाता है रिवीजन में 154 में। 152 अपील है, अपील में खाली ऑर्डर को चैलेंज करना है। आपको लगता है कि मेरा ऑर्डर फेवर में नहीं है, गलत ऑर्डर पास हुआ है, मैं एग्रीड हूं, तो आप करते हो अपील। बट 154 में लीगलिटी के हिसाब से, मतलब वो पर्टिकुलर सेक्शन यूज करके उसके पास अथॉरिटी था क्या, ज्यूरिसडिक्शन था क्या, उसके ऊपर अगर चैलेंज करना है आपको तो 154 रिवीजन में जाना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी एन अपील, इट हैज टू बी अ रिवीजन। और आपका जो ये है रिकवरी सर्टिफिकेट्स 101 और 154 B29 वो हर समय रिवीजन में ही जाता है, वो अपील में नहीं जाता। इट इज ऑलवेज रिवीजन। रजिस्ट्रार ने जो पास किया उसका रिवीजन एप्लीकेशन जॉइंट रजिस्ट्रार को करना है। और वो जॉइंट रजिस्ट्रार कभी एडमिट करेगा उसका रिवीजन, जब आप 50% पैसा भरोगे तभी एडमिट करेगा। तो वो रिवीजन, वो अपील नहीं, जैसा रिवीजन है। लेकिन जॉइंट रजिस्टर के पास 50% भरेंगे तो लेकिन रजिस्टर के पास नहीं भरते। 50% भरना है जॉइंट रजिस्टर, टोटल अमाउंट। Again, revision obviously point number sub clause 3, no application for revision shall be entertained if it is made after 2 months. उधर की लिमिटेशन 2 महीने का, रिविजन का भी 2 महीना है। बट अगेन प्रोवाइडेड इफ द एप्लीकेंट सेटिस्फाइड देन सेटिस्फाइज द कोर्ट, कंडोनेशन ऑफ डिले के ग्रुप में आपका रिविजन एप्लीकेशन हो जाएगा। ये 154 है रिविजन, रिविजनरी पावर्स। So condemnation is in every case. हां, कंडोनेशन हर समय नहीं है, only if it is provided in the act it will be condemned. Otherwise आपका जो limitation act का जो there is a act called as a limitation act. Limitation act में हर एक चीज का कितना साल के अंदर या कितने दिन के अंदर आपको स्पेसिफिकली अपील फाइल करना उसमें दिया है, वो फॉलो हो। अगर उसमें अगर फॉलो नहीं करते, एक्सीड हो गया और आपको कंटिन्यूएशन ऑफ डिले का प्रोविजन एक्ट में नहीं है तो आपको कंडोम होगा ही नहीं, फिर आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत कम है बट कोई कोई चीज में है। नाउ वी विल गो टू 154 हो गया, 154 भी तो हमने पढ़ लिया। तो नाउ आई थिंक मैं एक्ट थोड़ा सा लास्ट 2-3 जो मैंने बोला था सेक्शन 5 मिनट में मिल लेता हूँ, बाद में वो 45 मिनट में खत्म करता है। वी विल गो टू 162 क्या बोलता है? Whatever act is done by the society in good faith, गुड फेथ में किया हुआ काम को आप कभी भी चैलेंज या कोर्ट के सामने नहीं लेके जा सकते। मैंने जानबूझ के नहीं किया, ऑब्वियसली वो पता करेगा कि रजिस्ट्रार भी, बट जो गलती से, मतलब मेरा इंटेंशन गलत नहीं था बट कोई कारणवश गलती हो गई, तो उस वाले चीज को, उसका चीज को माफ है, प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जानबूझ के नहीं किया। That is under 162. You are indemnified if you are done in good faith. Any act done in good faith is indemnified. What is indemnified? Indemnified मतलब आप You're safeguarded. कुछ एक्शन ले रहे हैं। You're safeguarded. You are Nobody can safeguarded. You are protected. That is So that indemnity bond when we give for वही है। वही है। अच्छा, वही indemnity bond वही है। आप indemnity bond किसी भी सोसाइटी में देते हो या देते हो, उसका मतलब ये है कि you are indemnifying those people against any action. मेरा केस में कुछ भी होएगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, आप लोग के ऊपर तक वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मैं प्रोटेक्ट कर दूँगा। हाँ? I am responsible. I am not holding the society or office bearers as responsible. Notice necessary in suits. अगर आपको सूट फाइल करना है सोसाइटी के अगेंस्ट, 164 एक ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कभी भी सूट फाइल करना है, सूट मतलब case. कौन सा केस? Civil case. सिविल केस। देखिए इधर रजिस्ट्रार हमने देखा, कोऑपरेटिव कोर्ट हमने देखा, ऑफेंसेस पुलिस का देखा, बट एक सिविल भी है। सिविल का भी केस हो सकता है। अगर कोई सिविल केस फाइल करना है सोसाइटी के अगेंस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 156 164 के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। तो नोटिस कैसा देना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सोसाइटी को इंटीमेट किए बिना आप सूट फाइल नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। जैसा अभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या इसमें रहता है तो उनको पहले नोटिस जाता है, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी रहता है, जैसा आपको कोई बीएमसी के अगेंस्ट में केस फाइल करना है या माडा के अगेंस्ट में करना है, पहले नोटिस देना पड़ता है कंपलसरी।
अगर आपने कंपल्सरी नोटिस नहीं दिया तो आपका सूट एडमिट नहीं होगा। तो पहला सबसे पहला पॉइंट वह जगह है कि आपने पहला नोटिस दिया है। सिमिलरली अगर आपको सिविल सूट फाइल करना है कोई केस में, आर्बिट्रेशन नहीं है सिविल सूट। आर्बिट्रेशन तो डीए के क्लॉज के हिसाब से अगर गया तो वो अलग है, उसके लिए आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक नोटिस है, वो नोटिस आपको सर्व करना पड़ेगा, वो इसमें नहीं आएगा, एमसीएस एक्ट के अंदर नहीं आएगा। बट आपको सिविल कोर्ट में जाके, सिटी सिविल कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में कोई सिविल डिस्प्यूट फाइल करना है, सिविल केस, तो उसको अंडर दिस नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द सोसाइटी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स। सेक्रेटरी ट्रेजरर के ऊपर भी अगर आपको सिविल सूट फाइल करना है in respect of any act touching the business of the society until the expiry of 2 months next after notice in writing। मतलब पहला नोटिस देना, आपको बोलना है कि मैं सूट फाइल करने वाला हूँ, आपने ये सब किया, आपको इतना सब मैंने इंटीमेट किया, बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी मेरे को सूट ही फाइल करना पड़ेगा। तो सूट के फाइले वाला जो नोटिस देना है 164 के अंदर, मैं अभी वो नोटिस दे रहा हूँ। उसका मतलब है कि उसको भी मालूम है कि ये सूट का 2 महीना खत्म होने के बाद में आई एम एंटाइटल्ड टू गो एंड फाइल है। So it's 164. 164 ये सब छोटे मोटे जो सेक्शन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो विद दिस आई थिंक एमसीएस एक्ट का हमारे लिए था वो सब थोड़ा कवर हुआ है। कितना परसेंटेज? And this notice has to be given by the lawyer, or the member can also just write it and send it. Generally they give it through lawyer. Lawyer, yeah. They give it through lawyer. एमसीएस एक्ट का कितना परसेंटेज हुआ? कौन सा 90% हो गया। मैंने जब अपने सोसाइटी के लिए नहीं, हम लोग ने हो गया मतलब समझ में आया। हो गया मतलब क्या है, तो कोई भी ऐसा पढ़ता जाएगा हो जाएगा। बाहर जाने के बाद सब हो गया मतलब अभी हम लोगों को 2% समझ में आया मैडम, 2%, बाकी 98 पढ़ना पड़ा। वो कभी होगा पढ़ेंगे तब। एक्चुअली प्रैक्टिकली बैठ के प्रैक्टिस के हिसाब से जब आप वर्क करोगे, धीरे धीरे रोज एक आधा घंटा टाइम निकाल के पढ़ोगे न्यूज़पेपर के साथ में, तो जब जाके हर दिन हर 3-3 6-6 महीने के बाद 2-2 टक्का बढ़ेगा। और जब 5 साल हो जाएगा ना तो वापस से पीछे आ जाएगा, क्योंकि नया चीज आ जाएगा। तो वापस आप 5 साल आगे बढ़ेगा, वापस वो 2% पे आ जाएगा, 5%। फिर आपको 7, 9, 8 जाना पड़ेगा, फिर पीछे आएगा। तो सब लोग ऐसे ही आगे पीछे बढ़ता है। तो कभी कोई इसका मास्टरी करना मुश्किल है, तो आप जितना हो सके उतना मैक्सिमम पढ़ते रहो, आपको उतना अच्छा से आपको समझ में आता है। और प्रैक्टिकल में आप काम करो और यूज करते रहो। आपके खुद के सोसाइटी में ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने का कोशिश करो। ज्यादा प्रीच मत करो, हाँ भाई झगड़ा प्रीच मत करो, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं इसको यूज करने का कोशिश करो। अभी कहाँ से स्टार्ट करना था इसमें? 100 इलेक्शन देखिए, ये जो 118 है ना, जहाँ पे शुरू करा ना वही गलत है। 115 शुरू करो, ठीक है, अच्छा है, सही से करो। 118 गलत है, चेंज हो गया। 114 से करता हूँ क्योंकि 114 इम्पोर्टेंट है, कोरम वाला इम्पोर्टेंट है, बराबर? वो भी गलत है, बराबर है, वही चाहिए था। देखिए व्हाट इट सेज, वो कॉलम जो पहला तो सबके पास है ना, 114 में दिया है कि कौन से सोसाइटी कौन से कैटेगरी में आता है और उसके हिसाब से कितना कोरम होना चाहिए मीटिंग का। देखिए ये मीटिंग का कोरम है। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, 114 इज कोरम ऑफ मीटिंग एंड 118 इज कोरम ऑफ द कमिटी। ये दोनों अलग है, पहले भी मैंने बोल चुका हूं, वापस आप समझ लीजिए। 114 इज कोरम फॉर द कमिटी मीटिंग, ओनली फॉर मैनेजिंग कमिटी मीटिंग, एंड 118 is the quorum for the committee to be in legally valid committee, to be a legally valid committee 118 है, बाद में आएंगे, बट 118 थोड़ा चेंज हो गया, पहले का 118 और अभी का 118 में थोड़ा सा फर्क है। इसमें काफी कुछ आप लोगों को चेंजेस के हिसाब से आपने पढ़ा ना, हाँ सेम नहीं है, बहुत कुछ चेंज हुआ है इसमें। यही मतलब बुक यही है, बट चेंजेस हुए, जहाँ पे चेंजेस हुए वो चेंजेस आपने पढ़ लिया ना, वो पूछ रहा हूँ, पढ़ लिया अमेंडेड एक्ट के हिसाब से 154 बी का जो प्रोविजन इसमें डाला है ना, ऐसा पूछ रहा हूँ। ठीक
हाँ वो बोल्ड है, बट 154B में जो है ना वो इसके साथ में कंपेयर करना पड़ेगा ना, और वो जो उसमें लिखा है उसको इसमें डालना पड़ेगा। ये थोड़ा देर हो गया, ये 90 के बाद वापस कमिटी शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ 11, 13, 15, 17 and 19 members। सब सुन रहे हैं? कैसे आवाज आ रही है? इसको मैं आवाज आ रही है। हाँ सर, बहुत शार्प आवाज है, इसके लिए रुक गया। 11, 13, 15, 17, 19 इसका मतलब क्या है? The number of committee members. हाँ इतने ही क्यों दिया और आगे क्यों नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? The maximum can be 90. Maximum in case of a housing society can be 19. Maximum in case of other societies can be 21. हमारे लिए 19 है, बाकी कॉपरेटिव्स के लिए 21 है। और मिनिमम क्या है? 11 है, बट उसमें फिर आगे पढ़ेंगे कितना कम हो सकता है, वो कोरम ऑफ 4 में है, ठीक है? तो कमिटी कैन बी ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 11 to 19 और 100 to 200 कॉलम दिया है वो देख लेना आप, और कोरम फॉर मीटिंग दिया है लास्ट में, और वो देने के बाद उधर एक स्टार भी मार्क किया है, देखा आपको दिख रहा है स्टार, छोटा सा, बड़ा स्टार नहीं है, ट्विंकल है। वो स्टार क्या बोलता है? स्टार ये बोलता है कि कोरम ऑफ द मीटिंग विल बी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी मेंबर्स। एग्जिस्टिंग कमिटी मेंबर्स इसका मतलब क्या है? हम लोग सोचते हैं ये कोरम लिख के ऊपर छोड़ दिया, इसने कंफ्यूज कर दिया, फर्स्ट कॉलम में बोल दिया अप टू 100 वाले का 6 करके बोल दिया, और सब लोग नीचे वो स्टार पढ़ते नहीं, वो बोलते हैं 6 के बिना कोरम नहीं बनता। 6 कब रहेगा कोरम? जब आपका पूरा स्ट्रेंथ 11 का रहेगा तो। आप समझ लीजिए, लेट अस अंडरस्टैंड 6 is the quorum when the strength is 11, but if the strength is not 11 how can 6 be the quorum? वो लिखा है नीचे उसमें, बट हम लोग नहीं पढ़ते हैं स्टार। स्टार बोलता है will be the simple majority of existing committee में। आज के दिन में मेरा कमिटी में अगर 7 ही आदमी है तो मेरा quorum कैसा 6 बनेगा? 4 ही बनेगा। 4 बनेगा, तो you have to read like that। तो ये मालूम था आप लोगों को? किसको नहीं मालूम था? या किसको मालूम था? चलो मालूम था ना, बोले। I have a committee of 12 members, so I will have to have 6 at least. 7 half से round up 50% लिखा है ना, मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ कमिटी लिखा है ना, सिंपल मेजॉरिटी इज मोर देन 50, सिंपल मेजॉरिटी इज ऑलवेज मोर देन 50। 115 इलेक्शन ऑफ कमिटी, द इलेक्शन ऑफ कमिटी विल बी हेल्ड एवरी 5 इयर्स, ये तो ठीक है। 73CB, 73CB क्या है? इलेक्शन का प्रोसीजर्स है जो सेक्शन में दिया हमारा, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के थ्रू करना है। उसका मतलब क्या है? अभी चेंजेस हो गया रूल्स, इसमें जो लिखा है ये सिर्फ स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के थ्रू करना लिखा है, बट इसमें भी चेंज हुआ है। ये क्या बोलता है? अगर 250 तक का सोसाइटी है तो आप इंटरनली रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करके भी कर सकते हैं। तो दिस आल्सो नीड्स अमेंडमेंट। अभी नया रूल आएगा, अभी फॉर्मलिटी आ जाएंगे तो अभी मेरे ख्याल से 6-8 महीने में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं था ना, इसके लिए रूल्स नहीं आ रहा। अभी 5 साल चलेगा, वो कोई चेंज मिस में होगा नहीं, तो अभी आएगा रूल। अब बहुत सालों से रूल का है, रूल के आएगा। बहुत कुछ चेंज होएगा सर। हां बहुत कुछ चेंज होएगा। यस यस, बहुत कुछ चेंज होएगा, पॉजिटिव चेंज होने का उम्मीद करते हैं हम लोग। On failure of the committee shall cease to hold office after the expiry of term, will attract action under register 77A। अभी 77 ये हमारे लिए है क्या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। देखिए इसमें बहुत सारा you have to keep on comparing this provision with the 77A। 77A है ना, तो you have to go as per 77A। What does 77A say? Disqualification, बराबर। 77A is disqualification of the committee। अगर 5 साल तक आप फॉर्म नहीं कर पाए या फिर आपको अगर ज्यादा अपने इलेक्शन रूल्स के हिसाब से नहीं किया, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी और व्यू कमिटी और ऑथराइज्ड ऑफिसर, आपका दर्द निकाल के ऑथराइज्ड ऑफिसर आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज 77A। तो यू हैव टू अपॉइंट एज पर इलेक्शन अथॉरिटी, रूल्स जो फॉलो करना है, इलेक्शन रूल्स फॉलो करना है,
फिर कमेटी आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है। ऐसी जनरल बॉडी मीटिंग में हाथ खड़ा करके अपने हिसाब से कमेटी आप नहीं फॉर्म कर सकते। इट हैज टू बी थ्रू अ रिटर्निंग ऑफिसर ओनली, प्रोसीजर के हिसाब से। इसमें जो एक्सपर्ट डायरेक्टर वगैरह लिखा है वो हमारे लिए खत्म हो गया, वो निकाल दो। वो 150B 115B हटा दीजिए, वो नहीं है हमारे लिए अभी। कमेटी ऑफ सोसाइटी में आप 2 फंक्शनल डायरेक्टर C हटा दीजिए, वो भी नहीं है हमारे लिए। पेंसिल से थोड़ा सा क्रॉस मार के रखिए, उसको गंदा मत कीजिए। B or C. In respect of housing societies having contribution of government towards share capital, member of the committee shall include 2 officers of government nominated to state capital. वो है 73AAA है हमारे ख्याल से। एक मिनट में देखता हूँ 73AAA है, है ना, 73AAA है। नहीं ये निकल गया, 73AAA नहीं है, तो तीसरा चौथा भी काट दो, डी भी काट दो। B C D नहीं है हमारे लिए, B C D नहीं है, A और E है। E में भी एक करेक्शन और आएगा, by the state cooperative election authority or by the returning officer appointed by the society, वो दोनों आएगा। तो अभी मत लिखो आप, BCD निकालना है। B C और D को कैंसिल कर दो, और A और E में E के अंदर एक पॉइंट एडिशनल डालना, will to be conducted by the SCEA or by the RO appointed by the society. He should have done that training. Appointed with the training rules के as per the rules laid down, ऐसा लिख RO appointed by the society as per the election rules of 2019 laid down under election rules of 2019। अभी के लिए लिख के रखो, नया bylaw में वो ऐड होके आ जाए। Prohibition against being interested in the society. No officer of the society shall be interested in contract with the society, property sold, purchase, contractual कोई obligation, मतलब आपका सोसाइटी के साथ में मेंबर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और बेचना सेल करना सोसाइटी के अंदर का फ्लैट्स का कोई कर नहीं सकता। ऑफिसर मतलब Office bearer. ऑफिस बेरर, कमेटी मेंबर, एवरीबॉडी इज ऑफिसर, इवन मैनेजर इज ऑफिसर। तो अगर आप मैनेजर हो तो वो सोसाइटी का रियल एस्टेट बिजनेस नहीं कर सकते, ये भी सोच के समझ के रखो। क्योंकि ऑफिसर का डेफिनेशन में अगर आप बायलॉज में आगे जाओगे उसमें ऑफिसर और मैनेजर को भी डाला है ऑफिसर के डेफिनेशन में। तो अगर आप मैनेजर बनते हो अगर कोई सोसाइटी का, तो यू विल नॉट बी इन्वॉल्वड इन रियल एस्टेट का बिजनेस, सेलिंग वेलिंग लीज वो नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। सर सेल एग्रीमेंट के लिए रिक्वेस्ट करके सही कर सकते हैं क्या? As a witness, you can sign any document. As a witness, you can sign any document. As a witness, वो आप कोई भी document 154 sign वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमेटी मेंबर है, उसमें भी है, इसमें भी वही बोल रहा है, डायरेक्टली वही बोल रहा है bylaws में। ये भी 154B23 के हिसाब से जो नया बनेगा ना bylaw उसमें आ जाएगा। No person shall be eligible or elected as a member of the committee if 1 2 3 4 पॉइंट्स है। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब ऐसा कोई मॉरली कुछ गलत काम नहीं किया होना चाहिए, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और he should not be held responsible under 79 83 147 जो ये सब क्या है वायलेशन ऑफ bylaw एक्ट उसके अंदर रहेगा तो भी आप इलेक्शन मतलब कमेटी में नहीं आ सकते हो, या इंक्वायरी अगर आपके ऊपर है, कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी 85 के अंदर है तो भी आप कमेटी में नहीं आ सकते हो। इन केस ऑफ एसोसिएट मेंबर नॉन सबमिशन ऑफ नो ऑब्जेक्शन एंड अंडरटेकिंग एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर bylaw, अभी ये एसोसिएट मेंबर की जगह पे आप उसको जॉइंट मेंबर कर दीजिए, एसोसिएट काट के आप जॉइंट कर दीजिए। डी में ना A B C D डी में ज्वाइन कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको क्यों लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, और क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो इंपॉर्टेंट है तो ये छोड़ दो, इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है? परचेज जॉइंटली होता है इसके लिए। परचेज जॉइंटली होता है, उसके आगे ओनरशिप जॉइंट है एंड राइट्स सारे चले जाएंगे। ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ फर्स्ट मेंबर। नहीं आप खाली ये पॉइंट के ऊपर बताइए। In case of a joint member, non-submission of no objection certificate and undertaking as prescribed under the bylaws. अगर जॉइंट है तो उसको देना पड़ेगा
बराबर, यही आंसर है। अगर लोग क्या बोलते हैं ज्वाइंट ओनर है तो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट मेंबर है। बहुत सारे सोसाइटीज यही फॉलो करती है कि शेयर सर्टिफिकेट में दोनों का नाम है तो सेकंड नाम जो है या थर्ड नाम जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट मेंबर है। ऑटोमेटिकली ज्वाइंट मेंबर नहीं है कोई भी जब तक 5 है। Primary member should be present to. एनओसी इज फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 मतलब ज्वाइंट मेंबरशिप का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। 100% भरना पड़ेगा और 100 रुपीस देना पड़ेगा। एग्रीमेंट में अगर जॉइंट मेंबर हो फिर भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अग्रीमेंट में ज्वाइंट मेंबर नहीं है आप अग्रीमेंट में ज्वाइंट ओनर हो। ज्वाइंट ओनर होगा तो भी ऑटोमेटिकली ज्वाइंट मेंबर नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने फाइव के साथ में टेने भी भरना पड़ेगा। वो इलेक्शन का हां ज्वाइंट मेंबर एक मिनट 1 by 1 ज्वाइंट मेंबर फीस 100 रुपीस और फॉर्म भी भरना है। फॉर्म 5 फॉर्म 5 एंड 100 रुपीस। Sir. भाई भरा नहीं है सिर्फ 100 रुपीस है। फॉर्म 5 नो ऑब्जेक्शन है। नहीं, form 10 Then is for contesting the election. section is only for election only. नहीं, in case of associate member, non-submission of ये इसमें क्या लिखा है मैडम 116 क्या है? Prohibition against being interested in the society लिखा है ना? हाँ इलेक्शन लिखा है। No, 1/7. 117 में 117 देखिए 117 क्या बोलता है? प्रोहिब आप हेड नोट से ना उसको भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए whenever you are reading जब तक नेक्स्ट हेड नोट चेंज नहीं होता है तब तक पुराना वाला जो साइड नोट है ना साइड नोट बोलते हैं वो साइड नोट आपको रेफर करते रहना पड़ेगा जब तक दूसरा साइड नोट चेंज नहीं होता। तो ये क्या है ना प्रिंसिपली इट इज ऑफ द इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। इलेक्शन का नीचे सब पॉइंट है मैं मानता हूँ आपका बात बट मेन बात क्या है इसमें कि जब तक एनओसी नहीं देगा तब तक आप जॉइंट मेंबर ही नहीं बनते हो। तो जॉइंट मेंबर ही नहीं बनेगा तो इलेक्शन में कैसा खड़ा है वो पॉइंट है। You got my point. Unless and until you are not a joint member, you cannot file 10A. 10A बनने के लिए 5A ना भरना पड़ेगा। Then you become joint member and then you can file 10A. Without 5, if somebody is filing 10A, it will not be accepted. सर देखिए सर, तो- परचेसर का एग्रीमेंट 2 नाम पे है मिस्टर एंड मिसेस से और शेयर सर्टिफिकेट पर पीछे भी दोनों नाम है। तो विदाउट फॉर्म नंबर 5 किया तो वही तो बोल रहा हूँ ना ये Member ही नहीं वही बोल रहा हूँ गलत है जिसके लिए मैं बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। Second मेरे हिसाब से one of the most important point है। So then we should not accept the membership fee without 5A. हाँ फॉर्म 5 100 रुपीस दिए बिना आप उसको जॉइंट मेंबर नहीं बना सकते। मैं आपको और एक भी एक स्टेप एडिशनल स्टेप आपको आपका अपने प्रोटेक्शन के लिए या प्रोसीजरली और करेक्ट होने के हिसाब से मैं और एक चीज बोलता हूँ आपको। जब फर्स्ट टाइम जब इन्होंने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए तो ए और बी का नाम आपने लिखा शेयर सर्टिफिकेट में वो रेजोल्यूशन लिखा वो डेट लिखा साइन भी किया ठीक है। उस दिन जिस दिन एंट्री हुआ उस दिन जो फर्स्ट नाम था वही आपका सोसाइटी का मेंबर है। सेकंड जिस दिन फॉर्म नंबर 5 और 100 रुपीस आपके पास आया तो वापस आपको कमेटी में मीटिंग करना है ये फॉर्म एक्सेप्ट करना। मैंने आपको याद होगा 22 सेक्शन 22 सेक्शन 23 के टाइम पे मैंने बोला था कि मेंबरशिप इज नॉट ऑटोमेटिक। एक बार रिपीट किया हाँ membership is not. ये वही पॉइंट है मेंबरशिप इज नेवर ऑटोमेटिक। मेंबरशिप हैज टू बी सॉट ऑलवेज थ्रू एन एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन जो जॉइंट मेंबरशिप है दैट इज द एनओसी फ्रॉम द प्राइमरी मेंबर एंड 100 रुपीस और आपने ये भी बताया था बी सी डी है तो चारों चार को अलग अलग फॉर्म भर के 100 दे सकता है हर एक को 100 रुपीस देगा हर एक जॉइंट मेंबर बन सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस जब एप्लीकेशन आता है फॉर्म 5 में और 100 रुपीस भरता है उसके बाद कमेटी मीटिंग लगाने के बाद उसको अप्रूव करने के बाद रेजोल्यूशन पास होने के बाद यू हैव टू पास अ न्यू एंट्री इन द शेयर सर्टिफिकेट। ये कोई नहीं करता न्यू एंट्री आपको शेयर सर्टिफिकेट में लिखना है उस दिन से। आपको कब से समझेगा कि ये जॉइंट मेंबर बना है जिस दिन फॉर्म 5 आया उस दिन से जॉइंट मेंबर है। तो यू हैव टू पास अ न्यू एंट्री इन द शेयर सर्टिफिकेट एंड राइट जॉइंट मेंबर बिलो द नेम ऑफ दिस पर्सन। व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट द फर्स्ट नेम इज द इट विल ऑलवेज रिमेन द प्राइमरी एंड जिसका नाम जॉइंट में लिखा है ही इज द जॉइंट ऑन फ्रॉम दैट डेट। मतलब उसके पहले अगर कुछ उसने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया रहेगा दोस थिंग्स विल बिकम नल एंड वॉइड।
Understood? Yes. Form 5 can also be submitted along with the first application itself. ये भी आप समझ लो। फर्स्ट टाइम अगर उसने सबमिशन के साथ में ही किया, मेंबरशिप के साथ में ही फॉर्म 5 दिया, तो दोनों का नाम लिखा, तो भी आपको दूसरा नाम के नीचे ब्रैकेट में ज्वाइंट नंबर लिखना। पहला दिन किया, सर कम बाद में किया तो न्यू एंट्री। Same entry पर नॉट सेम एंट्री, no, no. ए एंड बी। हाँ। फर्स्ट में ए बी है, सेकंड में सिर्फ बी, ओनली बी, नॉट ए, अच्छा ओनली बी। नया मेंबर कौन बना उसकी नाम उसका ही नाम। बिकॉज ये एंट्री आपका आई रजिस्टर में जाने वाला है। आप सोचो, रजिस्टर से लास्ट टाइम किया होगा ना, आई और जे में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नया एंट्री पास करके नया शेयर, आई का एंट्री कैसा होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट का एंट्री है उसका ही डुप्लीकेशन आई में, कोई चेंज नहीं कर सकते उसके सिवाय, बराबर। तो आई में जो एंट्री हुआ, या सॉरी शेयर में जो एंट्री हुआ, वो आपको आई में डालना है। अगर आप शेयर में एंट्री नहीं करोगे तो आई में नहीं डाल पाओगे। और पुराना वाला जो आपने आई में एंट्री किया है उसमें तो खाली ए है आपका मेंबर, बी तो मेंबर है ही नहीं। फिर उसमें आई में रिफ्लेक्ट नहीं होएगा तो आप बी को कैसा मेंबर कंसीडर करोगे? तो बी को अगर आई में डालना है तो पहले शहर में आना है। अब पहले शहर में नहीं था, वो तो नेम से, अभी नेम अभी एक्चुअल बना हो आज, तो आज लिखना है और बाद में आई में डालना। ये ऐसा सर्कल है। कंप्लीट आपका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा, उसके सामने जॉइंट मेंबर करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ओरिजिनल मेंबर बन जाएगा। फिर आपको क्या मालूम पड़ेगा कि ए और बी ने मिलके बी को फ्लैट बेचा है क्या, ऐसा समझ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। But if supposing there are 4 names and they're getting all the application today itself, so first will be the primary member, second का हम लोग उसी टाइम पे लिख देते हैं। सेकंड थर्ड नहीं, अगर फर्स्ट दिन में ही दे रहे हैं सब, चारों फर्स्ट तो 1 2 3 4 ए बी सी डी, हाँ। ए के सामने कुछ नहीं लिखना है, हाँ। बी सी और डी के सामने ज्वाइंट फर्स्ट दे देगा। लेकिन फॉर्म 5 और 100 रुपीस एवरी पर्सन 100, एवरी पर्सन डिफरेंट फॉर्म्स। and 500 rupees also they will get because that is different. that is different. 500 rupees only one. सर ओनली मेंबरशिप एप्लीकेशन दिया है एंड 5N नहीं दिया है, देन इन दैट केस He is not a joint member. ही इज नॉट अ जॉइंट मेंबर, तो ही विल बी अ प्रोविजनल यही मेंबर। वो बोल रहा है ना, वही। देखो ये पॉइंट सब लोग मानते नहीं, ये समझते भी नहीं है और मानते नहीं है। आप एडवोकेट के पास जाके ओपिनियन मांगोगे ना, वो बोलेगा नाम आ गया ना सर, जॉइंट मेंबर नहीं है। अभी आप किसको जॉइंट मेंबर करके लोगे? 5 नाम है, सबको जॉइंट मेंबर लोगे तो कौन आके पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं पार्टिसिपेट करेगा? फर्स्ट वाले ने किसको अथॉरिटी दिया है, एनओसी किसके सामने दिया है? दिया ही नहीं है, फिर क्या फायदा? एनओसी नहीं दिया, फिर फॉर्म क्यों दिया? फॉर्म नंबर 5 वहां पे वो देना ही नहीं चाहिए था ना फॉर्म 5। तो ये सब इंटरप्रिटेशन, ये दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। जॉइंट मेंबर सभी प्रमोट बोले मैडम, मैडम कुछ तो बड़ा डाउट है। election is going to be held, so वो 10 एक जो दिख रहे हैं, एक that is separate from the इलेक्शन के टाइम में थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। इलेक्शन के टाइम में जॉइंट मेंबरशिप का फॉर्म नंबर 5 आप भरते हो, तभी आपका प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट में नाम आएगा। लेट अस प्लीज अंडरस्टैंड दिस। विदाउट फाइलिंग फॉर्म नंबर 5 and without paying 100 rupees and without the entry coming in the share certificate, you cannot make this person as a in the voter list. You cannot enter the name in the voter list, provisional voter list. Provisional voter list क्योंकि उसका नाम आई में नहीं जाएगा ना। आई में भले आपने 2 नाम लिखा होगा शुरू में, बट हम पहला वाले को ही मेंबर गिनते हैं ना, तो पहला वाला का ही नाम प्रोविजनल वोटर लिस्ट में आएगा। जब तक फाइल नहीं भरते हो तब तक दूसरा का नाम, अगर आप एक कोर्ट में लेके जाते हो तो आप जीतोगे, 100% जीतोगे, जो बहुत सारे लोग को नहीं मालूम। वही तो प्रॉब्लम है। So without getting your name in the provisional voters list and without the primary member giving the consent for joint member, you cannot file form number 10A. सर दोनों ने the responsibility is to check the validity whether this person is actually valid. Committee. नहीं, committee अभी election का सब form कर दिया है। इलेक्शन का फॉर्म भरते, प्रोविजनल वोटर्स लिस्ट किसने बनाया? कमेटी। तुमने गलत क्यों बनाया?
Because returning officer does not have any authority to go beyond what is there in the provisional voters. अगर आप कोर्ट में डिस्प्यूट मेरा 3 डिस्प्यूट चल रहा है इलेक्शन का, तीनों डिस्प्यूट में इलेक्शन ऑफिसर शाक बैठा, क्यों? वो बोलता मेरे को तो सोसाइटी ने ये दिया, मैं तो उसके आगे बढ़ा, मैं क्या करूँ? एकदम चुप है। If that person gets elected or whatever, the returning officer has accepted the form and that person is coming to the committee. Valid. सर 6 महीने के अंदर हम लोग Unless somebody club complains within 6 months or something. आफ्टर इलेक्शन 2 months का है टाइम, बट वो आप जाओगे भी ना, तो क्या करेगा ना? बिकॉज ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाय द कमिटी, ये पर्सन को शायद नहीं निकालेगा। वेरी रेयर केसेस दैट विल बी डिस्क्वालिफाइड, सर लेकिन very rare, because he will not want the society's function to be affected because of some minor mistake. वो बोलेगा मैं तो हूँ, प्रोसीजरल एस्पेक्ट को देख करके ना शायद वो नहीं हटाएगा, बट प्रोसीजरल एस्पेक्ट के हिसाब से इसको पहले से प्रिवेंट कर सकते थे। इफ फॉर्म नंबर 5 नहीं था तो उसको इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए देना ही नहीं चाहिए। सर और 10 फॉर्म देके छूट सकते हैं, वो जब मैंने तो 10 फॉर्म भर के ऑफिशियली बट टेने भरने के लिए आप 5 एलिजिबल होगा कोई टेने ना, वो बताता नहीं ना। ये वही बात वही हो रहा हाँ, है। सर बहुत जगह ऐसा होता है कि एक ही फॉर्म में जो मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें दोनों का नाम है दोनों का नाम तो होना ही चाहिए, और 100 रुपीज अलग अलग लेते हैं। तो अलग अलग लिया और फॉर्म नंबर 5 भी भरना पड़ेगा उसके साथ, बस इतना ही बोल रहा हूँ। यानी मेन फॉर्म में दोनों का नाम भी होना चाहिए और 5 एक होना चाहिए। वो दोनों का नाम होना चाहिए, वो उनके ऊपर है। ओके मैंने 3 लोगों के साथ घर खरीदा A, B, C, बट मैं सोचता हूँ B और C को मेरे को मेंबर बनाना ही नहीं है, तो मैं सिर्फ मेरे नाम से एप्लीकेशन दूंगा। बट नॉर्मली तो वो आके पूछते क्या भरना है, कितने फॉर्म्स लाने हैं, वो दे क्वेश्चन वो अलग बात है, हाँ। बट मेरे ऊपर है ना मेंबर बनना है। मैं बोला वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेंबरशिप इज नॉट ऑटोमेटिक। मैं अप्लाई करूंगा तो ही मेरे को मेंबरशिप मिलेगा, मैं सिर्फ A के नाम से अप्लाई करूंगा तो सिर्फ A के नाम से मिलेगा। देन यू कैन नॉट मेक B and C as joint member। आप पहले का ही नहीं हो, फिर वापस प्रोसीजर पूरा शुरू से करो। His question is एक ही फॉर्म में 3 नाम भरने हैं कि 3 अलग अलग फॉर्म्स भरने नहीं एक ही फॉर्म, शुरू में एक ही फॉर्म, तीनों नाम डाल सकते हैं। All the three have to sign. Then all 3 becomes member. मैक्सिमम एज पर प्रोसीजर नहीं Joint member. रिटर्निंग Joint member. अदर मतलब उसको समझा इनको पता है एक नंबर का होगा सर कुछ नॉलेज देना। तो अभी क्या करेंगे? अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी क्या क्या कितना डिस्प्यूट, देखो हम लोग लॉ एक्ट बायलॉ होता है कि हम लोग समझने के, और वो अगर ऐसा नहीं हुआ दंड देना करके जाते रहेंगे तो उसका एंडिंग ही नेवर एंडिंग है। जब तक कुछ मेजर वायलेशन या कुछ झगड़ा नहीं होगा तब तक थोड़ा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जस्ट नॉट दैट हर एक पहला में मैं डिस्प्यूट खड़ा कर सकता हूँ, यस हर एक पहला 2019 के बाद में रिवाइव वायरस आया नहीं है, वही बड़ा डिस्प्यूट है। वो तो गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है। हम लोग क्या करेंगे? Anyways, we'll proceed, time बहुत कम है हमारे पास। अभी 118 में आए आप लोग। अच्छा, ये ई वाला भी कैंसिल कर दो। हाँ, ई भी कैंसिल्ड है, एक्टिव नॉन एक्टिव ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। सर वन क्वेश्चन, इफ को-ऑप्टिंग इज ऑलरेडी डन तो फिर अभी वो उसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं? Co-opting is done, no reversal. आगे आएगा नेक्स्ट नहीं, बट ये अभी एज पर अभी ये जो को-ऑप्टिंग ऑफ मेंबर्स डिसकंटिन्यू हुआ एज पर न्यू सेक्शन, राइट? कहाँ डिसकंटिन्यू? आपने कट करवाया ना, इधर co-opting कर को-ऑप्ट टू एक्सपर्ट डायरेक्टर्स रिलेटिंग। अरे वो बोल रहे हो एक्सपर्ट डायरेक्टर। हाँ। देखो वो क्या है ना, एक्सपर्ट डायरेक्टर दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कमिटी। ओके, तो जिस दिन ये आया ना रूल, उसी दिन वो उनका ऑटोमेटिकली दे आर नो मोर पार्ट ऑफ द एक्सपर्ट डायरेक्टर। ही सीजेस टू बी एक्सपर्ट डायरेक्टर। कभी भी कोई भी रूल एक्ट नया आता है, कोई अमेंडमेंट आता है, वो प्रोस्पेक्टिवली उस दिन से काम करेगा, और जिस दिन वो अप्लाई वैलिड हो गया उस दिन से जो चल रहे थे वो ऑटोमेटिकली उस दिन से पावर खत्म हो गया। सो ऑटोमेटिक आपने निकाला नहीं निकाला खत्म। अच्छा, सो को-ऑप्टिंग इज नो मोर, राइट? और आपका अगर कोई फंक्शनल डायरेक्टर करके है तो उसको कोई पावर नहीं है, इज नो मोर फंक्शनल डायरेक्टर। Then what about they have provision somewhere that committee का strength अगर कम हो जाता है? नहीं है ऐसा कोई प्रोविजन। They are not part of the committee. They are not part of the committee. They are not counted for voting. Voting, हाँ. They are not counted for quorum. So what about the decisions which were passed during that suppose नहीं, decision तो committee पास करेगी ना। But They are not part of the decision making. No, I'm not talking about the functional directors. They were
told you my society case, the why it was administrative case is because of this. When the co-opted, these people started resigning, the elected members, and they started co-opting more and more people. Finally, the strength became like 6 and 9. So 6 were co-opted and 3 were तो elected. मैं वही बोल रहा हूँ, 2 ही कर सकता है मैक्सिमम, जो करते जाता है, तो फिर इलेक्शन पूरा इलेक्शन का ही मजाक हो गया। इलेक्शन करने का फिर रूल वगैरह करना है, 5 साल ये टेन्योर इलेक्शन, वोटिंग बैलेट, सीक्रेट बैलेट, वो सब खत्म हो गया। तो इसके लिए उन्होंने बोला 2 के ऊपर नहीं कर सकता, आपको दिया हुआ 2.5 साल के बाद ही कर सकता है, आप वो सब डाला है उसमें, बट उसके सिवा ही करता है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर आया आपके यहाँ पे, बट व्हाट वर डिसीजंस व्हिच हैव बीन टेकन, इफ दे आर इन एनी वे कॉन्ट्ररी और एनी वे अफेक्टिंग द फंक्शनिंग और आपका सोसाइटी का कुछ नुकसान हुआ, तो आप उसको भी रिवर्स करा सकते हैं। It can be, but if it is not done, just administrative decision है, वॉचमैन को सैलरी दिया, उसको वापस लो बोलेगा तो वो सही नहीं। वो कमेटी था ही नहीं, वो सिग्नेटरी नहीं था, उसने वॉचमैन को सैलरी दिया, उसको पे किया, अभी सैलरी सब वापस रिवर्स करो बोलेगा तो that may not happen। So what about if somebody they have like entered into a contract with you? वो तो जेंडर बॉडी डिसीजन होगा ना, तो अभी ना जेंडर बॉडी डिसीजन, जेंडर बॉडी तो आपका चेंज नहीं हो रहा, if जेंडर बॉडी is given the authority, you continue, don't reverse all those things। जनरल बॉडी में एक बार चला गया मतलब इट इज फिक्स्ड, उसके बाद कमेटी का कुछ रोल नहीं, लेट इट कंटिन्यू लाइक Option can be done after 22.5 years. only for 250 member of a society, up to 2 Below 50. up to 2 below 50 का सब सेम सेम अभी स्ट्रेंथ उनका कम वो भी गड़बड़ी है, मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या रूल है। एक में 7 बोलता है और दूसरे में 3 बोलता है, 5 बोलते एक में 5 बोलता है, एक में 3 बोलता है। 5 also general 3 same है। हाँ 2 1, and if there is no SC/ST, that is 2 more, which is SC ST and all that, then जनरल you can Continue with 5. you can skip that। वो that is for 50 less than up to 50। ये एक up to 30 का भी है, वो नहीं मालूम हमें। up to 30 वाला बोलता है you can run only with 3, How is it possible? चेयरमैन सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर How is it possible? ये गड़बड़ लग रहा है उसमें, वही बोल रहा हूँ मैं। बढ़िया। तो सब पास करते जाएंगे और क्या? वही हो गए होंगे। बट कोई आने को तैयार नहीं तो क्या करेगा आदमी? हाँ दैट इज हाँ, आल्सो वो तुम जाओ ना फिर कमेटी में, आप जानते क्यों नहीं हो? Co-option का प्रोसीजर आया है, मतलब co-opt करना है तो मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स कैसे? 12.5 years। आया ना कब से? 2018 से। लेकिन कोर्ट के लिए इलेक्शन भी लगा, इलेक्शन से ही होता है ना, नहीं। डायरेक्ट कमेटी को हाँ आया है 2018 से। वो था अभी changes आए हैं ना। इसमें change हो गया है। रिसर्च एक असं आहे ना, फक्त 2 चं maximum कुठे change झालं? limit दिली आहे आपल्याला। उदय सरांनी काहीतरी हाँ, आम्हाला उदय शंकर सरांनी दिलं. More than 250। that more than 250 का कोऑप्शन चेंज हुआ है, तो कभी भी कोऑप्ट कर सकता है, मैक्सिमम अप टू 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी, वो 250 के ऊपर वालों के लिए। 250 के अंदर है ना 2.5 साल में कर सकते 250 के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रूल नहीं आया, इसके लिए कितना भी करो, बट फिर वो मैडम से आंसर दिया ना, 250 से ज्यादा है, हाँ नंबर ऑफ 250 से ज्यादा है। आपका तो 296 में 2.5 years का निकल गया। नहीं, but you cannot do like endless हाँ amount of- एटलेस्ट नहीं 1/3 मैक्सिमम, तो आपका अगर ओपन कैटेगरी में 6 सीट था तो 2 सीट कर सकते हो, 1/3, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 9 सीट था तो 3 कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो करते जाएगा तो फिर मतलब क्या है, तो हर दिन हर हफ्ता चेंज हुए रहता है। ठीक है, ये निकाल दो एक्टिव और जनरल इलेक्शंस का 118 में ये बोलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी हैज टू बी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स इलेक्टेड बोलता है, बट अभी वो 2/3 के बजाय मोर देन 2/3 हो गया। 118 में लिखा है 2/3। देखिए जनरल इलेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द इलेक्शन ऑफ 2/3 और मोर ऑफ द मेंबर्स लिखा है, तो 2/3 और मोर लिखा है ना, वो चेंज होके 154 अभी जो नया सेक्शन आया ना उसके हिसाब से 154 बी 18 है, 18 या 19 है, उसमें बोलता है मोर देन 2/3 और मोर में मोर देन 2/3 चेंज हो गया, तो मतलब आपका 2/3 में कोरम नहीं बनेगा, 2/3 + 1 2/3 + 1 में कोरम बनेगा।
स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी इज 2/3 + 1, इतना याद रखो। मतलब आज के दिन में अगर 9 लोग इलेक्ट हुए हैं सब कैटेगरी मिला के, तो एट एनी पॉइंट इन टाइम 2/3 ऑफ 9 कितना है? 6 + 1 7 होगा। पहले बैलॉ के हिसाब से 6 है, बट एक्ट के हिसाब से 7, इतना फर्क है। 118 has changed. Person ceases to be a member of the committee. Disqualification of member from committee. बैलॉ 117 में क्या दिया था? ये सब जो 5-6 पॉइंट्स दिया था, अगर वो पॉइंट के अंदर है तो डिस्क्वालिफाइड है वो। या तो तीन मीटिंग कंसेक्यूटिवली उसने अटेंड नहीं किया कमिटी का, नहीं ये नहीं किया, ये है, ये अकेला है, तो भी हो गया। 3 मीटिंग अटेंड नहीं किया तो भी वो जा सकता है। और 119 But can he attend a Zoom meeting? नहीं, there is no facility for Zoom. नहीं, लीव ऑफ एब्सेंस कर सकते हैं। लीव एब्सेंस हो सकता है बट Zoom नहीं हो सकता। तो 119 में यही है, अगर उसने डिफॉल्टर 117 का जो पॉइंट्स है उसके अंदर वो अगर फॉल करता है तो डिस्क्वालिफाइड है, या तो 3 मीटिंग अटेंड नहीं करेगा कंसेक्यूटिवली तो भी डिस्क्वालिफाइड। And absenteeism कितनी बार दिया जा सकता कितना है? भी बार, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। Total 5 years. हाँ, 5 साल तक आप देते रहो। हर मीटिंग के पहले नोटिस लेटर दे दो कि मैं एब्सेंट रहूं, और कमिटी ने एक्सेप्ट किया तो हो गया, नहीं एक्सेप्ट किया तो प्रॉब्लम है। No member of the committee shall be present at the consideration of any matter in which he is directly or indirectly interested. मतलब वो सोसाइटी का बिल्डर वगैरह बनना है तो बिल्डर वगैरह बन नहीं सकते। कोई भी मैटर जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसमें कमिटी मेंबर नहीं आ सकते। बोलिए सर। ऑनलाइन मीटिंग नहीं, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। कोई मीटिंग ऑनलाइन किया हुआ है, लोग ने जाके रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेके आए ओके स्पेसिफिक मीटिंग के लिए, तो रजिस्ट्रार ने अगर आपको दिया ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करने के लिए वो स्पेसिफिक मीटिंग, तो आप कर सकते हो। ओके आप रजिस्ट्रार से ऑर्डर लेके आओ, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अपने आप से नहीं कर सकते। कोविड में ही आना हाँ, वो खत्म हो गया, 21 में ही खत्म हो गया, 28 में या दूसरे December 21. दिसंबर 21 सर अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका कमिटी मेंबर में से सिलेक्ट करना पड़ता है या रजिस्टर में होता है? आपको 2.5 इयर्स हुआ तो कोऑप्ट कर सकते Any. एनी पर्सन, और अगर नहीं हुआ या नहीं करना है आपको तो बाकी के जो मेंबर है उसके अंदर से किसी को अगर सेक्रेटरी डिस्क्वालीफाई हो गया तो आप अंदर के अंदर से दूसरा किसी को सेक्रेटरी कर सकते हो। और इसका कुछ रिजोल्यूशन वगैरह से प्रेशर रजिस्टर को भेजना पड़ेगा। तो वो के लिए मेंबर्स को इन्फॉर्म करना उनसे लेना पड़ेगा ना एप्लीकेशन की किस कोड पर इंटरेस्ट है। ऑनलाइन है वहाँ पे लिखा है कमिटी मीटिंग में कर सकते हो तो वो आप सर्कुलर में लिखा है कमिटी मीटिंग में कोऑप्ट कर सकते हो, बट हम लोग रेकमेंड करते हैं जनरल बॉडी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कमिटी ऐसा सोचेगा इन लोग अंदर का अंदर किसी को कर लिया, जनरल बॉडी में करो, बेटर है, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। 116 और 120 दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगता। क्या क्या 116 और 120 116 और 120 तो 116 और 120 सेम ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्यों कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है ना। नहीं अटेंड करते ना, नो ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी लिखा, नो से स्टार्ट किया ना। नो ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी शैल हैव इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली in any contract made with the society, और सेम चीज 120 में रिपीट किया है। नो मेंबर ऑफ द कमिटी shall be present। shall be present at the consideration of any matter, बराबर है? तो यहाँ नहीं मतलब नहीं पार्ट करना है, लेकिन इधर यहाँ लिख रहा है कि not to be present। समझा नहीं अपन सर ये जो 120 का अगर मीटिंग उधर लेते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, but he will not be a participant when the bid is being opened। गंदी Bid is being opened। Bidding the movement। Bid is open. एक मिनट, no member of the committee shall be present at the consideration of any matter in which he is directly or indirectly interested। bid में वो interested है क्या? Sir, he has his company has bid for a contract with the तो 116 में खत्म हो गया ना वो,
120 तक पहुंचोगे ही नहीं आप। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी है सर? नहीं समझा, मेरे को नहीं लग रहा कॉन्ट्रडिक्टरी। 106 क्या बोल रहा है? नो ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी shall have interest in any of the society related matters. If he is bidding for redevelopment or whatever, he is having interest, then he cannot have interest. कोई बोलता 116 120 कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। आगे क्या मेरे को 120 वो क्या बोल रहा है सर? क्या बोल रहा है? मैं तो समझ गया क्या बोलना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि अगर 120 है तो 116 नहीं होना चाहिए, नहीं 116 ऐसा बोल रहा है। उल्टा बोल रहे सर वो। 116 है तो 120 क्यों? तो वो बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है करके आप बोल रहे हो शुरू में, तो फिर इंटरेस्ट क्रिएट करके उसका प्रेजेंस क्यों रख रहे हो? ऐसा वो बोल रहा है। 120 should not be there। आप ऐसा बोल रहे हो ना कि 116 है तो 120 क्यों? दोनों में से एक ही होना चाहिए। पहला उठ गया 116 में तो पहले 120 चला गया तो 120 का क्या जरूरत है? होगा वो बात सही है आपका, वो हटा देंगे नेक्स्ट टाइम में, हटा देंगे। अभी जब ये आएगा ना अमेंडमेंट के टाइम में इसको हटाना पड़ेगा। बट सर वहाँ पे नो ऑफिसर है और यहाँ पे नो मेंबर है। नो मेंबर ऑफ द कमिटी ना, ऑफिसर ऑफिसर और मेंबर ऑफ कमिटी सेम ही है सर। ऑफिसर में और भी ऑफिसर में और भी लोग आते हैं। मैनेजर आ गए। बहुत सारे लोग आता है इसमें, बट वो भी कवर हो रहा है ना, मेंबर कमेटी मेंबर भी कवर हो रहा है और बाकी लोग भी कवर हो रहे हैं। तो 116 में अगर ऑलरेडी बोल दिया कि इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए करके, फिर 120 में इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? ऐसा वो पूछ रहा है। इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए ना शुरू से, बराबर है। पीरियड ऑफ द ऑफिस 5 इयर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कमेटी का। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। Issue of notice of first committee meeting, secretary should issue the notice and minimum 3 days उसका notice period होना चाहिए। अगर secretary नहीं है तो chairman बोला था। Custody of records should be kept in the premises, ऑफिस में रखना चाहिए और any place convenient to the secretary को। जगह होगा बहुत सारे सोसाइटीज में जनरली सेक्रेटरी का घर पे रहता है, जनरली रहता है विद द अप्रूवल ऑफ द कमिटी। कमिटी बोलता है सेक्रेटरी के घर पे रखो तो आप रखो। आउटगोइंग चेयरमैन टू हैंड ओवर चार्ज, जो भी चार्ज पुरानी कमिटी नया कमिटी को हैंड ओवर करता है चेयरमैन टू चेयरमैन होता है बेसिकली, बिकॉज़ चेयरमैन इज द मेन पर्सन हु कंडक्ट्स द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चेयरमैन लिस्ट बनाएंगे क्या क्या रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, वो रिसार्च करेंगे, वो चेक करेंगे सब कुछ ले आए क्या, ओके करेगा, दोनों पार्टी काउंटर साइन करेंगे, देन द न्यू कमिटी विल टेक ओवर द अफेयर्स। So if this process is not completed, then what? Who is not talking? This process is not completed. And No, register. Register. the new committee will take the charge without handing over. देखिए हैंडिंग ओवर इज अ प्रोसीजर, टेकिंग ओवर हैज टू हैपन। इलेक्शन हो गया मतलब यू हैव गॉट द अथॉरिटी, यू हैव गॉट द राइट टू ऑपरेट। आपको तो सोसाइटी से चलाना ही है, आपको जाके बैंक में तो सिग्नेचर्स चेंज करना ही है। आपके पास कोई लिमिटेड सपोज आई रजिस्टर या जे रजिस्टर या कुछ तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं दिया आपको, या रीडेवलपमेंट का डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, तो यू हैव टू अप्रोच द रजिस्ट्रार एंड देन टेक द डॉक्यूमेंट्स। वही Committee can function, right? कमिटी हैज टू फंक्शन, कमिटी हैज टू फंक्शन। अभी हमारे चेयरमैन बोलते हैं कि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है ही नहीं, जो है वो सब जेरॉक्स ही है। हाँ, ले लो एटलीस्ट जेरॉक्स, जो मिल रहा है वो ले लो। देखो सोसाइटी में ऐसे ही होता है, सोसाइटी में ऐसे ही होता है, जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। अभी ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जाने के टाइम पे आप भी जेरॉक्स दे के चले जाओ। मेरे पास ओरिजिनल था ही नहीं ना देने के लिए। सर तीनों का सिग्नेचर मैंडेटरी है, बैंक में तीनों का सिग्नेचर मैंडेटरी है। एनी टू हो सकता है। आगे आ रहा है। देखो अभी बहुत सारे बैंक्स में विदाउट सेक्रेटरी का साइन भी देते हैं, रिजर्वेशन करके ये लोग बोलता है कि एनी टू ऑफ द बैंक, एनी टू बोलता है तो चेयरमैन और ट्रेजरर भी साइन करता है और सेक्रेटरी और चेयरमैन भी करते हैं विदाउट ट्रेजरर। वो बोलते हैं बैंकिंग के लिए ट्रेजरर चाहिए, बोलता है नहीं हम दोनों हैं, वो बैंक एक्सेप्ट करता है ऐसा। लेकिन सर ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक वगैरह कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा नहीं करता है, नहीं करते, सेक्रेटरी का साइन कंपलसरी बोलता है, बट बाकी बैंक्स स्टार्ट किया उसको कोऑपरेटिव अभी बैंक लास्ट वीक कौन सी बैंक मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव। ठीक है।
Yes, sir. First meeting of the committee. Every committee at its first meeting after the election shall elect the chairperson, treasurer and chairperson. ये secretary, treasurer और chairperson ये first meeting होता है. जब रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट होने के बाद में जो फर्स्ट मीटिंग होता है, उस फर्स्ट मीटिंग में रिटर्निंग ऑफिसर भी रहेगा और उसके साथ में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन लोग रहेंगे और उसी मीटिंग में आपको चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को चुनना है. वो 15 डेज का नोटिस देगा. The office of the society shall hold office of the period for 5 years. वो ऑफिसर उसको भी जो ऑफिसर है उसका भी मैक्सिमम टेन्योर 5 इयर्स है. बट ऐसा नहीं है कि वो कंपल्सरीली वही रहेगा. अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं. वो सोसाइटी का कमेटी के ऊपर है कि कितनी बार आपको चेयरमैन, सेक्रेटरी चेंज करना है. जनरल बॉडी में जाने की जरूरत नहीं. प्रोवाइडेड दैट he shall cease to be officer if no confidence motion is brought. तो हम लोग को ऑफिसर के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है. लेट अस अंडरस्टैंड, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये तीनों के ऊपर ही आप नो कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो और कमेटी ही लेके आ सकता है. और इन लोग कमेटी से नहीं निकाले जाएंगे, सिर्फ ऑफिसर से निकाला जाएगा. कमेटी में दे विल कंटिन्यू एज कमेटी मेंबर. ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. लोग बोलते हैं कि जनरल बॉडी में नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, वो गलत है, सबसे गलत. दूसरा बात ये है कमेटी में ही होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन. और तीसरा पॉइंट ये है कि आप खाली उसको पद से हटा रहे हो, कमेटी से नहीं हटा रहे. यू आर ओनली रिमूविंग दैट पर्सन फ्रॉम द ऑफिस एज एन ऑफिसर, not as a committee member. He will continue to be a committee member. He will not function as a chairperson. उतना ही पर नो कॉन्फिडेंस का उसका कैसा नो कॉन्फिडेंस मोशन बुलाना है वो दिया है. 1/3 लोगों को देना है नोटिस कमेटी में और उसमें से 2/3 को प्रेजेंट रहना है. अभी इसमें 2/3 प्रेजेंस रहना है. अभी 2/3 टोटल कमेटी में नहीं प्रेजेंट है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगा. रजिस्ट्रार का ऑफिस में इन्फॉर्म करना है. रजिस्ट्रार का आदमी भी आएगा उधर, वो भी प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे एज अ विटनेस. और 2/3 में लोग प्रेजेंट होने के बाद में सिंपल मेजॉरिटी में रेजोल्यूशन पास करके नो कॉन्फिडेंस पास करना. 1/3, 2/3, 51%. ये याद रखो. 1/3 एप्लीकेशन, 2/3 लोग प्रेजेंट रहना है और 51% वोटिंग. So 1/3 application. Members have to be present. 100%. So 1/3 application committee, important right? है for all important decisions. Quorum is 100% required. जनरल बॉडी मीटिंग के लिए quorum नहीं चाहिए, बट important decision लेने के लिए quorum चाहिए. Without quorum you cannot take it. वो 100% एकदम क्लियर है. टोटल में से Here will be 2/3 of the managing committee members. मैनेजिंग कमेटी में ही हो रहा है. And then it will be 1/3 should be the majority of the 2/3. 1/3 मेजॉरिटी नहीं, 1/3 should be sent the notice, first notice. Okay. 9 लोग आपकी कमेटी में है तो मिनिमम 3 लोग को नोटिस देना है कि हमको चेयरमैन को हटाना है, सेक्रेटरी को देंगे. फिर 6 लोग वो मीटिंग में कम से कम होना चाहिए 2/3 और 6 में से 4 लोग कम से कम इन फेवर ऑफ द मोशन वोट करना चाहिए. फिर जाके नो कॉन्फिडेंस पास होगा. वो ये ना इसमें मैं क्लियर. और 6 महीना अगर नो कॉन्फिडेंस लाया और नहीं पास हुआ तो 6 महीना तक दूसरा नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ सकता. लेकिन उसके लिए रजिस्टर्स का भी आपके आना हाँ चाहिए. आएगा, उसको भी नोटिस देगा. ही विल कम. वो 73 ID है सेक्शन, उसके अंदर दिया हुआ वो सेक्शन के अंदर. फोरम ऑफ द कमेटी मीटिंग हमने देख लिया ऑलरेडी 114 में, वापस रिपीट नहीं करता हूं मैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ कमेटी मीटिंग ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट वो लोग बोलते हैं 12 मीटिंग्स होना चाहिए साल में. एज ऑफन एज पॉसिबल ऐसा लिखता है. एटलीस्ट वंस इन अ मंथ वो लिखा है, बट ठीक है 12 मीटिंग होना चाहिए. फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसीज हमने ऑलरेडी देख लिया कैसा कैजुअल वैकेंसी फिल अप करना है. अप टू 250 है तो 2.5 इयर्स के बाद 2 है. अबाउट 250 है तो एनी टाइम मैक्सिमम अप टू 1/3 ऑफ द टोटल strength of the particular category. Strength of the category. Tenure of office of co-opted members साथ में रहेगा. अगर 2.5 साल के बाद ऑप्ट होता तो ऐसा नहीं है कि उसको 5 साल चलेगा, बाकी का 2.5 साल ही चलेगा. Registration of committee member for the society. Memorandum may be a letter addressed to the chairperson. Resign. Actually registration नहीं है, resignation. कोई गलत लिखा है रजिस्ट्रेशन. 130 जो है ना वो रेजिग्नेशन है. अगर कोई मेंबर को कमेटी मेंबर को रिजाइन करना है तो वो चेयरपर्सन को देगा उसका रेजिग्नेशन. और जिस दिन देगा and it will be effective from the date it is accepted by the committee
और ऑन एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? रेजिग्नेशन व्हाट डज दिस मीन? फ्रॉम द डे व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द कमिटी और ऑन एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ। लेटर देने के बाद अगर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ सो देन इट तो डीम्ड है डीम्ड। तो अगर आपको किसी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करना तो 1 महीने के अंदर रिजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 1 महीने के बाद वो ऐसे ही रहेगा पड़ा तो एक्सेप्टेड है। डीम्ड एक्सेप्टेंस, तो दैट पर्सन कैन क्लेम दैट आई एम नो मोर कमिटी मेंबर। लेकिन बोलता मैं नहीं हूँ, एप्लीकेशन दिया कुछ एक्शन में दिया 1 महीना तक, उसके बाद भी वो फंक्शन कर रहा है बैंक अकाउंट, तो वो उसका गलती है, पकड़ा जाएगा। वो उसकी गलती है। वो उसकी गलती है। देखो अभी उसको मालूम है बैलेंस में लिखा है कि मैं चेयरमैन मैं खुद रिजाइन किया हूँ एज ए सेक्रेटरी, बट फिर भी मैं 1 महीने के बाद में वहां से मेरे को जवाब नहीं आया रिजेक्शन का, फिर भी मैं 1 महीने के बाद साइन चेक साइन करता हूँ तो वो फ्रॉड है, फ्रॉड ही होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं कर सकता। 1 महीने तक रिप्लाई नहीं आया तो ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस। But if the full managing committee has resigned, it's accepted in the AGM, and still they are continuing, then वो तो ऑपरेशनल इसके लिए कंटिन्यू करता है ना, टेंपरेरी but till the time full committee is formed, कौन इसको करेगा? But if one person is resigning and then still continuing for some malafide, then he is responsible. Resignation of office bearers to be informed in bank also. हाँ This is to be informed in bank also. Yeah, all signatories are changed. हाँ whenever there is any change happening in the signatory, it has to be informed to the bank. The resolution copy attach करके आपको एक लेटर देना है बैंक में, and they will change their records, और नया कार्ड वर्ड देगा, साइन नया बन रहा है उसका सिग्नेचर चेंज हो, चेंज करना ही है बैंक में, बताना भी तो 128 एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, कोऑप्टिंग के लिए। कोऑप्टिंग के लिए 128 उस 33C भी दिया है ना सर वहाँ पे, वो उसके सामने ही वो जो रूल है ना 2018 का सर्कुलर, उसके सामने ही आया है कैजुअल वैकेंसी का। कैजुअल वैकेंसी बोल रहे हो ना, है ना, ये एक्टिव मेंबर लिखा है ना, वो एक्टिव नहीं, एवरीबॉडी इज एक्टिव, उतना ही चेंज। 131 resignation of office bearer, treasurer will give to secretary, secretary will give to वो जो भी है एक एक को देना है। The committee may accept the resignation of the office of the chairman secretary only after it is satisfied that the chairman or secretary or has completed the work entrusted to him and produced the entire papers। नहीं तो आपको रिजेक्ट करना है, यही पॉइंट। जब अगर सेक्रेटरी कुछ भी कारणवश निकल कर जाता है, काम खत्म नहीं किए, तो उसको बोलना है आपको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, आप काम खत्म करो फिर एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं तो फिर आपका गलती है वो, आप बाद में नहीं बोल सकते हो कि आपने काम नहीं किया ऐसे ही चला गया। You should have not accepted his resignation। अगर चुप भी होते हो तो डीम्ड है, आपको इमीडिएटली बताना पड़ेगा कि आप काम खत्म करके रिजाइन करो। So that should be written, right? Yeah, सब everything should be written। In case the committee intends to resign as a whole, फिर जनरल बॉडी में देना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रार के पास जाके हम सबमिट करेंगे। They will go and submit। Notice of committee meeting 3 days clear notice। Clear notice we know जिस दिन का नोटिस है और जिस दिन का मीटिंग है वो छोड़ के बीच में 3 दिन होना चाहिए। सेक्रेटरी देना चाहिए, सेक्रेटरी नहीं रहेगा तो चेयरमैन कैन इशू द नोटिस। Chairman will preside chairman of the society shall preside over the meeting of the committee, provided that if the meeting of the committee is absent, those members of the committee present shall elect the chairperson and they can continue the meeting। Not necessary chairman नहीं रहेगा तो मीटिंग ही नहीं होगा, दूसरा कोई है तो वो chairman बन के मीटिंग कर सकता है। One member one vote, we all know this। Number of votes cannot exceed number of members। तो अगर एक फ्लैट में एक ओनर एक मेंबर भी है, एक जॉइंट मेंबर भी है, तो वो फ्लैट के सामने दोनों वोट नहीं कर सकते, एक ही वोट है, सिंगल वोट इज देयर, तो मेंबर वन वोट, वन मेंबर वन वोट। रिलिंक्विशमेंट रिक्वेजिशन फॉर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, ये वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द, क्या गलत है? Special meeting of committee। ये गलत है। रिक्वेजिशन ऑफ 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए। ये ऑन रिक्वेजिशन ऑफ 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमिटी लिखा, ये गलत है।
But ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का इधर लिख दिया है वापस, वो आगे का पेज है ना इधर ही, तो प्रिंट होते समय कुछ गलत तो देख के but गलत it डाला। is meeting of the committee, no? Sir, but it is special meeting of committee. Committee. The committee members have. कमेटी हाँ. नॉट जनरल बॉडी, Not general body. सॉरी हाँ. कमेटी का ही बराबर है, हाँ. आई थॉट जनरल बॉडी, Committee रिक्वेस्ट स्पेशल मीटिंग ऑफ मैं स्पेशल जनरल बॉडी है सब। हाँ, मीटिंग के लिए बराबर है, 1/3 of the total members have to write, and then on receipt of that requisition committee meeting has to be called, barabar, you are right. Minutes of the meeting shall be noted down by the secretary of the society and the chairman of the meeting. In absence of the secretary, the chairman can make alternate arrangements for recording the meetings. मतलब alternate arrangement मतलब मैनेजर या कोई अपने अपॉइंट किया तो उसके थ्रू भी आप मिनट्स का लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Liability of committee member, they shall be jointly and severally responsible for all acts, unless and until if anybody feels that he is not responsible, he has to go and first of all object to that particular resolution and then submit a letter to the registrar saying that he was not part of that resolution। अगर ये आप करते हो, एक्ट में लिखा है, अगर आप ये करते हो तो आप बच सकते हो। अगर आपने ये नहीं किया तो बाकी लोग के साथ आप भी jointly and severally responsible होंगे। There is no escape। Powers, duties, functions of the committee। अभी ये जो पॉइंट है, ये पीछे का जो पॉइंट है ना, उसका ही सब सारांश है, मतलब समरी दिया है क्या क्या कौन सा क्या क्या लेना चाहिए बायलॉज के हिसाब से। जो पीछे पढ़ा आपने वो सब इसके अंदर, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, सब उसी के अंदर है। देखिए क्या किसको क्या एप्लीकेशन लेना है, कौन सा एक्सेप्ट करना है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। अभी क्या करना है, टाइम हो गया 140 तक पहुंच गया, 140 तक जाना पड़ेगा, 175 नहीं होगा, 1 घंटा तो लगेगा। Next Sunday. इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, मिनट सर्कुलेट करना होता है सर, एटीएम का मिनट सर्कुलेट करना होता है एंड ये मैनेजिंग कमेटी का मिनट नहीं। ओनली मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को सर्कुलेट। कमलेश जैसे आएंगे ना उनको प्लीज फॉरवर्ड कर I'll get it today. You'll get it. You'll get it. भाई आपको सेवा लगी है भाई। चलो ठीक है। अच्छा जरा एक कारण रिक्वेस्ट है, आज नहीं भाई जल्दी। थोड़ा जोर से थोड़ा या काही तो पेमेंट वगैरे डिस्टर्बमेंट बाकी आहेत तर आता या आठवड्याभरात त्या द्यावं अशी रिक्वेस्ट। हेलो मॅडम ने ही पुस्तकं नाही मिळाली। तो अभी सावन सर नेक्स्ट संडे अभी जो है हाँ एग्जाम भी है। हाँ लेकिन एग्जाम भी है, लेकिन क्या ये स्ट्रेस से का मेरा ये क्वालिफिकेशन नहीं। ठीक है, आईएमपी चैप्टर्स दे देना ये सक्सेस दे देना। मला काही नाही प्रॅक्टिस नाही काय नाही बसायचं तिकडे